हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि किसी पर पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी करो, इन्हें जगाओ। और तभी कैमरा कसाना पर जाता है। उसका हाल बहुत बुरा किया गया है और उसे जबरदस्ती जगाया जा रहा है। इसी बीच गॉब्लिन्स आपस में बातें करते हैं कि उनका बॉस यहां पहुंचने वाला है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं। कसाना की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसने बहुत कुछ सहा है। तभी हम देखते हैं कि एक जो गोबलिन का हाथ रहता है वो कसाना के तरफ में आगे बढ़ने लगता है, और यह होता है लिन, जिसने कसाना को उसके मुंह से पकड़ लिया रहता है। पीछे से बाकी गॉब्लिन्स बोलते हैं, बॉस, इस फीमेल एल्फ को हमने खास आपके लिए संभाल कर रखा है, अब ये आपकी होगी। ये सब सुनकर लिन मन ही मन सोचता है कि गॉब्लिन्स के शरीर से निकलने वाला लिक्विड दरअसल एक खास तरह का पैरालाइजिंग इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से उनका शिकार अपनी ताकत खो बैठता है। इसी वजह से फीमेल एल्फ गॉब्लिन्स के खिलाफ टिक नहीं पा रही होती। कसाना गुस्से और लाचारी से कांपते हुए लिन पर चिल्लाती है, तू जैसे नीच प्राणी की इतनी हिम्मत कि तूने मुझ जैसी प्रिंसेस को कैद कर लिया, ऊपर से मेरी क्लैन एल्व्स पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि तुम अनबीटेबल हो? वो आगे कहती है, तुम सब भूल रहे हो कि अभी तक तुम इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मेरी मदर का दिल बहुत काइंड है, वरना गॉब्लिन्स जैसी घटिया स्पीशीज तो सदियों पहले ही इस दुनिया से मिटा दी जाती। और अगर तुम लोगों ने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मेरी मदर तुम सबको खत्म कर देंगी और तुम्हारी पूरी क्लैन का नामो निशान मिट जाएगा। उसकी बातें सुनकर लिन एक डेविलिश मुस्कान के साथ हंस पड़ता है। फिर गुस्से में कसाना को जमीन पर पटक देता है और कहता है, एल्व्स और तुम्हारी सो कॉल्ड काइंडनेस, ये सब बकवास है। तुम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, यहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी। कसाना दर्द से तड़प उठती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत दिखाई देती है। और हमारा लिन गॉब्लिन्स की ओर इशारा करते हुए कसाना से कहता है, तुम जिन एल्व्स की बात कर रही हो और जिन एल्व्स को मेरे सबॉर्डिनेट्स ने देखा है, वो अलग नहीं है। मेरे सबॉर्डिनेट्स भले ही मूर्ख लगते हों, लेकिन वे मुझसे झूठ नहीं बोलते, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एल्व्स अगर चाहते तो इस जंगल के सारे गॉब्लिन्स को बहुत पहले वाइप आउट कर चुके होते। यह सुनकर कसाना को अपनी मदर की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि कुछ गॉब्लिन्स को जिंदा छोड़ना चाहिए। लिन हंसते हुए कहता है, लेकिन देखो, इस जंगल में अब भी अनगिनत गॉब्लिन्स जिंदा हैं, तो तुम्हारी मदर की काइंडनेस जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कसाना को घूरते हुए आगे कहता है, अब मेरे पास और एक्सप्लेनेशंस का समय नहीं है। आज रात मैं अपने ट्राइब को लीड करूंगा और तुम्हारे एल्फ क्लैन पर अटैक करूंगा। ये सुनकर कसाना पूरी तरह शॉक में आ जाती है। लिन तुरंत अपने नंबर 1 गॉब्लिन को आदेश देता है, जाओ, दूसरी टीम के साथ मिलकर जितने भी मरे हुए एल्व्स हैं उन्हें खाना शुरू कर दो और उनकी सारी स्किल्स अब्जॉर्ब कर लो। ये आदेश सुनकर कसाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं क्योंकि वो इस क्रूर हकीकत को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। लिन मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुकता है और कहता है, और जहां तक तुम्हारी बात है, अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। कसाना का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह कांपने लगती है और चीख उठती है, नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करना, प्लीज मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा मत करो। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, बधाई हो, आपका लेवल अब कैप 30 तक पहुंच चुका है। आपके एप्टीट्यूड ने भी मैक्सिमम लेवल अचीव कर लिया है। इस वजह से आपके एचपी को फिसा, स्ट्रेंथ को 10 और डिफेंस को 10 में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही आपने एक एल्फ स्किल स्टेल्थ और एक और एल्फ स्किल नाइट विजन भी एक्वायर कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्व्स के अड्डे पर। अंदर एक कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं, होली मदर, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। यानी कि अंदर वासना भरी गतिविधियां चल रही होती हैं। एल्व्स में से एक कहता है, हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि अब और नहीं हो पाएगा। पोषण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं हवस की पुजारन होली मदर बोल उठती है, ये तो सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। अगर हमारे पास कुछ और गॉब्लिन्स जिंदा होते तो हम और पोषण बना सकते थे और फिर और मजे भी कर सकते थे।
उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये होली मदर नहीं बल्कि हवस की पुजारन है। तभी वहां एक और एल्फ अंदर आता है और पूछता है, मदर, कसाना अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो कहाँ रह गई? होली मदर जवाब देती है, सही कहा तुमने। कसाना काफी पहले बाहर गई थी, लेकिन अब तक लौटी नहीं। मेरा ख्याल है हमें अपने कुछ लोगों को भेजकर हालात चेक करने चाहिए। वो एल्फ आगे कहता है, हाँ, और हमारे लोग बाकी के कुछ लिंस को भी साथ लेकर आ सकते हैं। इससे हमारे ट्राइब के वॉरियर्स और मजबूत होंगे, उनका लेवल अप हो जाएगा। होली मदर सिर पकड़कर बोलती है, ठीक है, वॉरियर्स को तैयार करो और गॉब्लिन्स के इलाके में भेजो ताकि वो कासाना को सपोर्ट कर सकें। तभी अचानक बाहर से एक चीख सुनाई देती है, तुम लोगों की कासाना अब वापस लौटकर यहां नहीं आएगी, खासकर आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर होली मदर और बाकी सभी मेल एल्व्स सन्न रह जाते हैं। वो सब पूरी तरह से चौकन्ने हो जाते हैं। वॉरियर एल्फ तुरंत अपना सोर्ड बाहर निकालता है, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि एल्व्स के अड्डे पर घुसपैठ हो चुकी है। अचानक अंधेरे से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। एक कमांड एरो सीधी बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और वॉरियर एल्फ के सिर को चीर देता है। यह सिर्फ एक तीर नहीं था, बल्कि कई एरोज एक साथ छोड़े गए थे। होली मदर उनमें से एक एरो को अपने हाथों से पकड़ लेती है, लेकिन अपने ही मेल एल्फ वॉरियर को मरा पड़ा देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने मन में बड़बड़ाती है, ये तो गॉब्लिन्स हैं। और तभी खिड़कियों से एंट्री मारते हैं लीन, उसका नंबर 1 गॉब्लिन और बाकी के साथी। लीन एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी कासाना को तो हम पहले ही पकड़ चुके हैं। वो जल्द ही मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब जब हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं तो क्यों ना सेलिब्रेशन हो। ये सुनकर होली मदर का गुस्सा फट पड़ता है, क्योंकि उसके जितने भी मेल एल्फ वॉरियर्स यानी हवस के पुजारण के रूप में इस्तेमाल होते थे, वो सभी अब मारे जा चुके हैं। वो सीधा अपना सोर्ड निकालती है और गुस्से में चिल्लाती है, आखिर तुम लोगों ने मेरी कसाना के साथ किया क्या है? लीन हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने उसके साथ क्या किया होगा? अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। ये सुनते ही होली मदर बेकाबू गुस्से में आकर लीन की ओर तलवार से वार करती है और चीखती है, आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार गिरने ही वाली होती है, लीन तेजी से उस जगह से हट जाता है। उसका अटैक पूरी तरह से फेल हो जाता है। हटते हुए लीन हंसकर कहता है, तुम्हारा जो ट्राइब है ना, अब वो यहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हमारे गॉब्लिन साथी चारों तरफ से तुम्हें घेर चुके हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जेंटली मुझसे बातें करो और मेरी हर एक बात मानो। इसके बदले में हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। हम देखते हैं होली मदर को, जो जमीन पर गिरी हुई कांप रही होती है, क्योंकि लीन ने अपना गॉब्लिन फ्लूइड यूज कर दिया है, जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है। होली मदर ये सब अच्छे से समझ चुकी होती है, लेकिन लीन एक कोल्ड स्माइल के साथ आगे कहता है, ये जो एरोज अभी तुम्हारे ऊपर शूट किए गए थे, उनमें गॉब्लिन्स का फ्लूइड भी मिक्स था। इसी वजह से तुम अब पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी हो। तुम जल्दी से खड़ी नहीं हो पाओगी। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखो। होली मदर उठने की कोशिश करते हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उसी हालत में वो और भी ज्यादा एक लस्टफुल होली मदर यानी हवस की पुजारन की तरह लग रही होती है। लीन उसके सामने बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं बाहर था तब मैंने साफ सुना था कि तुम कह रही थी कि हमारा ये गॉब्लिन फ्लूइड तुम्हारे वॉरियर्स के अपग्रेडेशन के लिए यूज होता है। मतलब तुम एल्व्स हम गॉब्लिन्स को लंबे समय से यूज कर रहे थे ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सको। लेकिन तुमने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आज हम गॉब्लिन्स तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और तुम्हारे पूरे एल्फ स्क्वाड को एक ही बार में सेटल कर देंगे। ये कहते हुए लीन अपना डैगर सीधा होली मदर की गर्दन पर टिकाता है और होली मदर अपने मन में सोचने लगती है, क्या ये वही गॉब्लिन है जिसके बारे में कसाना ने कुछ समय पहले मुझसे बातें की थीं, जो अब न्यू गॉब्लिन लीडर बन चुका है? तभी बाहर से तेज आवाजें गूंजने लगती हैं, मार दो, जान से मार दो इन सबको। ये सुनकर होली मदर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है,
आखिर ये आवाज कैसी थी? लीन मुस्कुराकर नंबर 1 गॉब्लिन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें एक नज़ारा देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक खास सीन तैयार किया है। नंबर 1 गॉब्लिन नीचे की तरफ देख रहा होता है, जहां कई सारे एल्व्स बेबस और लाचार होकर मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। लीन होली मदर को सीधा खिड़की के पास ले जाता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें एक जबरदस्त व्यू दिखाता हूं। इसे देखने के बाद हम कॉरपोरेशन के बारे में बातें कर सकते हैं और तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पर आ जाएगा। लीन खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाता है। होली मदर उसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। वो नज़ारा बेहद भयानक होता है। हमारे गॉब्लिन्स ने चारों तरफ तबाही मचा दी होती है। मेल एल्व्स को बेरहमी से मार रहे होते हैं, जबकि फीमेल एल्व्स को खींच कर ले जाया जा रहा होता है। बेबस एल्व्स रोते बिलखते चिल्ला रहे होते हैं, होली मदर प्लीज हमें बचाइए, हम गॉब्लिन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, इससे अच्छा है कि आप हमें यहीं पर मार दीजिए। ये सब देखकर होली मदर का गुस्सा भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहती है, आखिर तुमने मेरे ट्राइब के साथ ये क्या कर दिया? लीन शांत लहजे में जवाब देता है, अब ये गॉब्लिन्स बिल्कुल भी वीक नहीं रहे। ये अब तुम एल्व्स से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तुम्हारी एबिलिटीज अब इनके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं कर पाएंगी। फिर वो एक सीरियस नजर डालते हुए कहता है, एक समय था जब एल्व्स बेहद पावरफुल हुआ करते थे। उसी वजह से गॉब्लिन्स को यहाँ बुरी तरह से मारा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब यहाँ पर ये गॉब्लिन्स पूरी तरह से पावरफुल बन चुके हैं। तो एल्व्स के साथ भी वही होने वाला है। ये तो बस प्रकृति का नियम है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वही हर चीज को डोमिनेट करेगा। लीन होली मदर के और नजदीक आकर कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूं कि तुम्हें अब रियलिटी का सामना करना चाहिए। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग गॉब्लिन वॉरियर्स की जरूरत है और इसके लिए मुझे तुम चाहिए। जैसे ही मेरी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने गोल से मतलब है। फिर वो ठंडी नजर डालते हुए कहता है, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तुम एक होली मदर होकर अपना एटीट्यूड कैसा रखती हो, उसी पर तुम्हारा भविष्य टिका है। नीचे का सीन और भी भयानक होता है। सारे गॉब्लिन वॉरियर्स मेल एल्व्स को बेरहमी से जान से मार रहे होते हैं, लेकिन फीमेल एल्व्स को नहीं मारते, क्योंकि उनसे उन्हें बच्चे पैदा करवाने हैं। ये सब देखकर होली मदर पूरी तरह से शॉक में चली जाती है, क्योंकि अब पासा पलट चुका होता है। जो पहले वीकर था, वही अब सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। होली मदर अच्छे से समझ जाती है कि रेजिस्ट करने का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो लीन से बेग करने लगती है, जब तक तुम मेरे बच्चों को नहीं मारोगे और उन्हें जिंदा रहने दोगे, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। फिर वो सीधा अपने घुटनों पर गिर जाती है, बेबस और लाचार, और एक सीरियस नजर डालकर कहती है, अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मेरे जितने भी फीमेल एल्व्स मौजूद हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी, ताकि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकें। उसकी हालत अजीब लगने लगती है। न जाने उसके कपड़े खुद गिर रहे हैं या वो उतार रही है, या फिर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह हवस की पुजारन नजर आती है। हम देख पाते हैं कि सीन शिफ्ट होकर गॉब्लिन्स के कबीले में चला जाता है। वहां से कोई कहता है, होली मदर, और ये होती है कसाना, जो बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रही होती है। वो रोते हुए होली मदर से कहती है, आप भी इन गॉब्लिन्स के द्वारा कैप्चर कर ली गई हैं। अब हम लोग भविष्य में क्या करेंगे? होली मदर उसे दिलासा देते हुए बोलती है, मैं तुमसे माफी चाहती हूं कसाना, ये पूरी गलती मेरी ही है। मैंने गॉब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गॉब्लिन स्ट्रेंथ में एल्व्स को सरपास कर देंगे, और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर वो गंभीर होकर कहती है, अब हालात ये हैं कि एल्व्स में सिर्फ कुछ औरतें और बच्चे ही बचे हैं जो पूरी तरह से वीक हैं। अगर हमें अपनी ब्लड लाइन आगे बढ़ानी है तो हमें हर हाल में गॉब्लिन्स के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, तभी एक नई ब्रीड आएगी। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स बाकी बचे हुए एल्व्स के साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं। हालांकि ये विजुअल्स पूरी तरह से दिखाए नहीं जाते, और यही अच्छी बात है।
लेकिन इतना साफ है कि एल्व्स का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तभी इस जगह पर लीन अपनी एंट्री लेता है और होली मदर कसाना से कहती है, अगर हमें सरवाइव करना है तो अब हमें गॉब्लिन ट्राइब के साथ मिलकर रहना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। कसाना ये सारी बातें सुनकर बुरी तरह टूट जाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करती है। उसी वक्त अर्लीन गंभीर चेहरे के साथ उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, अब तुम्हें इसी कैद खाने में रहना होगा। इंतजार करो उस दिन का जब तुम हमारे बच्चों को जन्म दोगी। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं रोज करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत इरादा आया तो उसके अंजाम के लिए मुझे दोष मत देना। और होली मदर लीन से कहती है, सारे बच्चे मेरे हैं, इसलिए उनकी देखभाल मैं ही करूंगी। होली मदर की बात सुनकर कसाना हैरानी से होली मदर की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें गोब्लिन यू दिखाई देती है, जो आधी नस्ल वाले बच्चों के साथ मासूमियत से खेल रही होती है। इसी दौरान लीन की नजर उस पर पड़ती है और अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन उभर आता है, अटेनेबल बाउंडलेस मैटरनल लव। उसे देखकर लिन मन ही मन सोचता है, क्या ये सारी परेशानियों की जड़ एट्रिल ही है? इतने में गोब्लिन यू, जिसे लिन लिंट यान कहता है, उसके सामने आकर कहती है, मैं अकेले इन बच्चों को संभाल नहीं पा रही हूं, सब कुछ मुझसे नहीं हो रहा। उसकी हालत समझते हुए लिन जवाब देता है, ठीक है, अब से होली मदर तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों की देखभाल में वो तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। फिर वो सबके सामने स्पष्ट कर देता है, याद रखो, जितनी भी छोटी बच्चियां वो दिखाई दे रही हैं वो सभी एल्फ हैं, और जो लड़के हैं उनमें से ज्यादातर गोब्लिन्स हैं। इसके बाद लिन पूरे हालात पर गंभीर नजर डालते हुए खड़ा रहता है। लिन मन में सोचता है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे। फिर वह बाउंडलेस मैटरनल लव वाले ऑप्शन पर टैप करता है और चेक करता है कि होली मदर के साथ इंटीमेट होने के बाद उसके स्टैट्स कितने बढ़े हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेट्स होस्ट, क्वालिफिकेशन बूस्ट अचीव्ड, +200 AP, +30 स्ट्रेंथ, +30 डिफेंस एडेड। ये देखकर लिन मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसका क्वालिफिकेशन अब अनलॉक हो चुका है और शायद वह हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि हाल ही में उसने कई वैल्यूज को एडिबल में कन्वर्ट करके अब्जॉर्ब किया है। फिर चालाकी से मुस्कुराते हुए वह कहता है कि अब उसे बस हाई लेवल बीइंग्स के साथ इंटीमेट होकर अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, और जैसे ही एल्व्स उसके बच्चों को जन्म देंगे उसे लोडर से डील करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ पहले से ही इतनी पावरफुल है कि लोडर को आसानी से क्रश कर सकता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ मंथ्स बाद गॉब्लिन ट्राइब दिखाया जाता है, जहां बच्चों की रोने की आवाजें गूंज रही होती हैं। वहीं सारी फीमेल एल्व्स अपने अपने बच्चों को बर्थ दे रही होती हैं। तभी एक गॉब्लिन न्यूबॉर्न क्रॉस ब्रीड चाइल्ड को हाथों में लिए खड़ा होता है, क्योंकि अभी अभी एक फीमेल एल्फ ने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन अपने बच्चे को देखते ही वह पूरी तरह शॉक में आ जाती है। जैसे ही बच्चा उसके पास आता है वह घबराकर चीख उठती है, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? ये बहुत डिस्गस्टिंग है, इसे मुझसे दूर ले जाओ। मैं इस तरह के बच्चे को अपने पास कभी नहीं रखना चाहती, ये बहुत टेरिफाइंग है। यह सब देखकर लिन और यू चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी लिन यू से पूछता है, आखिर यहाँ कितने न्यूबॉर्न बेबीज मौजूद हैं? और यू जवाब देती है, लगभग 30 से 40 तक। इसी दौरान हम देखते हैं कि कसाना को लेबर पेन हो रहा होता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है और रो भी रही होती है। उसकी आवाज सुनकर लिन पूरी तरह से चौंक जाता है और तुरंत उसका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। बिना देर किए वह सीधे कसाना के पास पहुंचता है। वहीं होली मदर एक बच्चा हाथ में पकड़े हुए कसाना से कहती है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी कसाना, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बच्चा जन्म लेता है। होली मदर बहुत चिंतित दिखाई देती है और लिन से कहती है, ये उसका फर्स्ट टाइम है, अगर तुमने मदद नहीं की तो इसकी जान जा सकती है। प्लीज तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर लिन तुरंत कसाना की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं यहां पर कुछ वर्ड्स डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन लिन पूरी तरह रेडी होकर कसाना को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और हर स्टेप पर उसका सपोर्ट करता है। कसाना लिन की बात मानने से मना कर रही होती है,
लेकिन लिन सख्ती से कहता है, तुम्हें चुप रहना होगा। ये सारे बच्चे मेरे हैं, इसलिए तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूं। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चा जन्म ले लेता है। लिन अपने हाथ साफ करता है और सबको आश्वस्त करते हुए कहता है, अब कासाना पूरी तरह सेफ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखकर यू खुश होकर कहती है, लिन, तुम सच में अमेजिंग हो। तुमने बच्चे और मां दोनों की जान बचा ली। लिन मुस्कुराकर जवाब देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे ख्याल से कसाना ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। होली मदर भी उसे गौर से देख रही होती है। तभी अचानक पीछे से किसी की चीख सुनाई देती है, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। इस आवाज से लिन और यू दोनों हैरान होकर पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां गॉब्लिन्स एक एल्फ के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि वे सब उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। उनमें सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती और वे आपस में बहस कर रहे होते हैं, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। लेकिन वो एल्फ साफ इनकार करती है और उनमें से किसी को भी नहीं चाहती। और तभी हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन को लिन का डैगर लग जाता है। यह देखकर दूसरा गॉब्लिन बहुत ज्यादा डर जाता है। लिन गुस्से में अपने गॉब्लिन साथियों से कहता है, मैंने पहले ही तुम सबको वार्निंग दी थी कि जब तक ये एल्फ पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेती, तब तक मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो उनके पास जाए। अगर कोई भी इस रूल को तोड़ेगा तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी और मैं खुद उसे मौत के घाट उतार दूंगा। याद रखना, ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। इसके बाद लिन और भी सख्त आवाज में कहता है, अब से हर एक एल्फ को एक्स्ट्रा पोर्शन और एक्स्ट्रा फ्रूट दिया जाएगा। ये सुनकर गॉब्लिन्स पूरी तरह कांप जाते हैं और होली मदर चुपचाप लिन को देखती रहती है। फिर वो कहती है, तुम बाकी ऑर्डिनरी गॉब्लिन्स की तरह नहीं हो, तुम उनसे बहुत अलग हो। लिन जवाब देता है, अगर तुम लोग अपना बिहेवियर मेरे हिसाब से ठीक रखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा और बेटर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसे याद रखना। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आता है, स्टिमुलेटेड लाइफ सिनेरियो स्टार्टिंग, करंट सिनेरियो, कैप्चर द एल्व्स। और अगले ही पल हमें कई सारे एल्व्स दिखाए जाते हैं जो गॉब्लिन से प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। नोटिफिकेशन आगे बताता है, आपके एफर्ट्स की वजह से आप एल्फ ट्राइब को कॉन्कर करने में कामयाब हुए हैं। अब जितनी भी फीमेल एल्व्स प्रेग्नेंट होंगी, उनके द्वारा जन्मा हर गॉब्लिन बच्चा ऑर्डिनरी गॉब्लिन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि तुम्हारा ये ट्राइब अब रैपिड स्पीड से एक्सपैंड होने वाला है और तुमने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि लोडर और उसके बाकी के जो एलाइज हैं, उनके खिलाफ तुम अब अपना रिवेंज मिशन शुरू करोगे। अभी तुमने अकेले ब्राइट टाउन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर दी है और सक्सेसफुली तुमने उन लोगों के, यानी कि ब्लड ऑफ हीरो ग्रुप के सभी हाइडआउट्स डिस्कवर कर लिए हैं कि वो कहां कहां पर मौजूद हैं। अब तुम्हें यहां 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। फर्स्ट, अकेले एक्शन लेते हुए लोडर और उसके एलाइज को एलिमिनेट कर दो, इसके बदले तुम्हें 50 रेटिंग दी जाएगी। सेकंड, अपने गॉब्लिन ट्राइब को लीड करके एक मैसिव असॉल्ट लॉन्च करो ब्राइट टाउन के ऊपर, इसके लिए तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड, आप वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी अपनाओ, क्योंकि अभी तुम्हें लगता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, इसके लिए तुम्हें 10 रेटिंग दी जाएगी। ये सब देखते हुए लिन गहरी सोच में डूब कर कहता है, आखिर इतनी जल्दी मैं उन लोगों को कैसे हंट कर पाऊंगा। मेरा करंट स्ट्रेंथ तो अब लोडर के बराबर है, लेकिन उसके कंपेनियंस को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी स्टूपिडिटी होगी। इसके बाद वो बिना हेजिटेशन ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता है और अपने मन में बोलता है, मेरा ये एट्रिल अब अलाउ करता है कि मैं लोडर को अकेले ही क्रश कर दूं। और तभी हमें नोटिफिकेशन मिलता है, स्टिम्युलेटेड लाइफ सिनारियो एक्टिवेटेड। आप फाइनली लोडर को अकेले पकड़कर उस पर स्ट्राइक करते हो और इस क्लैश में आपने लगभग लोडर को खत्म ही कर दिया। लेकिन तभी सिस्टम बताता है, वार्निंग, लोडर की मास्टर, जो कि एक सोर्ड सेंट है। और तभी ह्यूमन रेस की सबसे खतरनाक फिगर सोर्ड सेंट अचानक लिन के सामने अपीयर हो जाती है। क्योंकि ये एक सेंट्स ऑपरेशन वाला नोटिफिकेशन है, यानी अब लिन के सामने सोर्ड सेंट के अलावा कोई और बचा ही नहीं है। नोटिफिकेशन साफ साफ बताता है, सोर्ड सेंट ने लोडर को सेव कर लिया है और तुम बहुत ही ब्रूटल तरीके से डिफीट हो चुके हो।
लोडर और उसके एलाइज अब कैपिटल लौट जाएंगे और दोबारा तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे। हम देखते हैं सोर्ड सेंट को, एक ऐसी प्रेजेंस जो इतनी पावरफुल ऑरा छोड़ रही होती है कि सच में वो लिन को उसी वक्त खत्म कर सकती थी। सिस्टम फिर एक और वार्निंग देता है। समरी, जब भी तुम सोर्ड सेंट को फेस करोगे, उसके अगेंस्ट स्किप करने का 0 चांस होगा। तुम्हें हर हाल में सुपर केयरफुल रहना होगा। स्कोर 30-100, रिवॉर्ड 30 लाइफ पॉइंट, स्टिमुलेटेड लाइफ सिनारियो कंप्लीटेड विद अ टाइम प्रोग्रेशन ऑफ 9 डेज। ये सब देखकर लिन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, सोर्ड सेंट, ये तो सच में ह्यूमन रेस की मॉन्स्टर लेवल एग्जिस्टेंस है। आखिर इतना पावरफुल व्यक्ति इस छोटे से टाउन में क्यों अपीयरेंस दे रहा है? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोडर और उसका पूरा ग्रुप ब्राइट टाउन को इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता है। लिन के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, अगर वो लोग टाउन छोड़कर चले गए तो उन्हें दोबारा ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, और मेरे पास सिर्फ 9 दिन का टाइम लिमिट बचा है। दिस इज रियली बैड। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसाइसिव मूव लेना ही होगा। तभी उसकी नजर साइड की ओर जाती है, जहां यू दिखाई देती है। वो होली मदर के लिए फ्रूट्स लेकर आई होती है और उसके हाथों में होली मदर का बच्चा भी होता है। ये देखकर लिन एकदम से ठहर जाता है और उसकी एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगती है। लिन के दिमाग में अचानक एक ट्रिक चमकती है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो तुरंत स्टेप आगे बढ़ाता है और गॉब्लिन यू से कहता है, गॉब्लिन यू, मुझे कुछ दिनों के लिए ह्यूमन टेरिटरी में जाना पड़ेगा। इन वॉरियर्स की रिस्पेक्ट तुम्हारी कमांड्स भी उतनी ही मानेंगे जितनी मेरी, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में तुम इनकी लीडर रहोगी। यू ये सुनकर हैरान हो जाती है और जवाब देती है, ये तुम क्या कह रहे हो लिन? तभी होली मदर भी बोल उठती है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? अगर किसी भी ह्यूमन ने डिस्कवर कर लिया कि एक गॉब्लिन उनके टेरिटरी में घुस आया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिन शांत स्वर में लेकिन ठोस लहजे में कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि ह्यूमंस के खिलाफ मेरी दुश्मनी कितनी गहरी है और मैं अपना रिवेंज लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। होली मदर उसे रोकने की कोशिश करती है। तुम जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। मैं तुम्हारे ऊपर एक स्टेल्थ स्पेल कास्ट कर दूंगी जिससे ह्यूमंस तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहीं लिन का असली मकसद पूरा हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी कनिंग स्माइल उभर आती है। वो मन ही मन कहता है, एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहता था कि ये बात तुम खुद मेरे सामने बोलो। और होली मदर धीरे धीरे अपनी डिवाइन एनर्जी चैनल करना शुरू करती है। उसके ऊपर में वो स्टेल्थ वाला जो रहता है स्पेल वो कास्ट करने लगती है और हमारा लीन बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहां पर मेरे सेफ्टी के बारे में इतना ज्यादा केयर करोगी। ये तो बहुत ही रेयर वाली बात है। और होली मदर कहने लगती है कि मुझे बस यहां पर डर है कि अगर तुम्हें यहां कुछ हो जाता है तो ये जो गोब्लिन्स है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों के साथ में क्रूअल बिहेव करेंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो बोलती है, इसके अलावा मेरे ये जितने भी बच्चे हैं ना, वो इस जगह पर मौजूद है। अगर तुम सेफली वापस आ जाते हो तो इनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलकर उसके शोल्डर को पकड़े हुए नजर आती है और यहां ऐसा लगता है जैसे उसके प्रति थोड़ी सी अट्रैक्ट है। और लीन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस होली मदर को अच्छी तरीके से पता है कि इन सिचुएशंस में किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। और हमारा वो टाइम आ जाता है जहां पर हमारा ये जो लिन है वो वहां पर अपने रिवेंज लेने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और ये जो हमारी गॉब्लिन यू है वो चिल्लाती हुए बोलती है कि लिंट यान तुम्हारे पीछे जो है वो इस ट्राइब का ख्याल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रखूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये जो हमारी होली मदर है वो भी हमारे लिन को यहाँ पर सी ऑफ करने के लिए आई हुई रहती है। अरलीन आगे बढ़ती हुए कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से अब बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ पर वापसी करूंगा। बोलकर अपने रिवेंज का सफर को आगे की तरफ में बढ़ाने लगता है। सीन सीधे ब्राइट टाउन की गलियों में शिफ्ट होता है। यहाँ हर जगह नाइट्स अपनी अपनी परेड में व्यस्त हैं। कोई गश्त लगा रहा है तो कोई रास्तों पर घूमता दिखाई देता है। पूरा माहौल भीड़ भाड़ और हलचल से भरा हुआ है।
इन्हीं हलचल के बीच खड़ा लिन चारों ओर नजर डालते हुए मन ही मन सोचता है, यहां तो एक और पेट्रोलिंग यूनिट भी तैनात है, यानी टाउन की सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा टाइट कर दी गई है। शायद ये सब इसलिए क्योंकि स्वॉर्ड सेंट जल्द ही यहां कदम रखने वाली है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लिन खुद से कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ की हर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि स्वॉर्ड सेंट इस टाउन में आने वाली है, तो यहाँ जरूर कुछ और भी बातें छुपी होंगी, और ये सब कुछ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आगे बढ़ते हुए उसका रास्ता एक चौराहे पर पहुंचता है। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है, हर कोई आपस में बातें कर रहा है। लिन भी वहीं रुककर चारों ओर नजर डालता है और अचानक उसकी आंखें एक बोर्ड पर टिक जाती हैं। उस बोर्ड पर अलग अलग टीम्स की कैटेगरी और लेवल्स दर्ज होते हैं। इसे देखकर लिन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। भीड़ में मौजूद लोग चर्चा करने लगते हैं और तभी लिन समझता है कि यह असल में एडवेंचरस टीम्स की रैंकिंग है जो ब्राइट टाउन में दिखाई जा रही है। वहीं उसकी नजर जाती है ब्लड हीरो टीम पर, जिसे प्लैटिनम रैंक मिला है। इस टीम का लीडर लोडर नंबर 1 पोजीशन पर है और उसके साथ दोनों साइड किक्स खड़े दिखाई देते हैं। ये सब देखकर और हमें पता चलता है कि लोडर ने इन दिनों खुद को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। उसकी मेहनत का नतीजा यह है कि वह फिर से रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। उधर लिन चलते चलते मन ही मन सोचता है, मुझे यहां और भी क्लूज ढूंढने होंगे, क्योंकि मेरा रिवेंज प्लान अब रुक नहीं सकता। मेरे पास फेल होने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। इतना सोच ही रहा होता है कि उसका रास्ता एक बार तक पहुंच जाता है। अंदर से हंसी और गाने की आवाजें गूंज रही होती हैं। कोई जोर से कहता है, आज का ट्रीट मेरी तरफ से है, चलो सब मिलकर दिल खोलकर पीते हैं, हार्ट कॉन्टिनेंट के नाम पर। लिन वहां रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की डेविलिश स्माइल उभरती है और वह मन ही मन कहता है, ये आवाज, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। लगता है मैं गलती से उसी जगह पर आ पहुंचा हूं जहां लोडर मौजूद है। वही इंसान जिसकी तलाश में मैं अब तक सफर करता रहा हूं। फिर सीन कट होकर सीधे बार के अंदर जाता है। लोडर अपने साथियों के साथ ड्रिंक करते हुए नजर आता है। माहौल हल्का फुल्का और जश्न जैसा होता है। तभी लिन की एंट्री का एहसास होने लगता है, मानो किसी बड़े टकराव की शुरुआत होने वाली है। लोडर का एक साथी बड़े जोश में कहता है, तुम लोगों को शायद पता नहीं, जब उस 4 आर्म वाले एप ने मुझ पर बुरी तरह हमला कर दिया था, तब मेरी जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि लोडर ही था। मैं इसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा। पास खड़ी एक लड़की भी कहती है, कैप्टन वाकई अमेजिंग है। अगर वो साथ ना होता तो मैं अकेले उस मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पाती। इन बातों को सुनकर पास खड़ा दूसरा आदमी गुस्से और चिढ़ से हंसते हुए बोल पड़ता है, वाह, इन लोगों को देखो, सिर्फ एक 4 आर्म वाले एप को मार गिराने के बाद खुद को इतना बड़ा हीरो समझ रहे हैं, जबकि वो तो लोअर लेवल का प्राणी था। वो लोग लगातार ऐसे भौंक रहे थे जैसे कि अपनी बढ़ाई का ढोल पीटने में ही सबसे बड़े योद्धा हों। यह सुनकर वही इंसान जिसकी जान लोडर और रिफारिया ने बचाई थी, गुस्से से तिलमिला उठता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, वरना यहीं पर तुम्हें औकात दिखा दूंगा। हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। माहौल अचानक और गर्मा जाता है। हर तरफ चीख पुकार, बहस और उकसाने वाले शब्द गूंजने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बार के अंदर एक तूफानी झगड़ा भड़क जाएगा। लेकिन तभी बार टेंडर, जो अब तक बिना किसी भाव के चुप खड़ा था, धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोल उठता है, अगर इतनी ही इच्छा है अपनी ताकत दिखाने की, तो मेरे बार के बाहर निकलो। जाकर उस ड्रैगन को मार गिराओ जो इन दिनों हमारे कॉन्टिनेंट को तबाह कर रहा है। वहां जाकर हीरो बनो, यहां फालतू शोर मचाकर नहीं। शायद तब असली मासूमों की जान भी बच जाएगी। ड्रैगन का नाम सुनते ही लिन के कान चौकन्ने हो उठते हैं। वह बुदबुदाता है, ड्रैगन्स। बारटेंडर फिर समझाता है, हाँ, ड्रैगन्स किसी भी वक्त ब्राइट टाउन पर हमला कर सकते हैं। कैपिटल से अब तक रीइंफोर्समेंट नहीं भेजा गया। अगर मदद समय पर नहीं पहुंची तो यह पूरा शहर राख हो जाएगा। और अगर यहाँ के तथाकथित एडवेंचरर्स ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाए तो ब्राइट टाउन को अंधकार ही निगल लेगा। इतना सुनते ही पीछे से एक ठहाका गूंजता है। लोडर ही था जो अपने साथियों से मुस्कुराकर कहता है,
इतनी घबराहट क्यों? ये तो बस कुछ ड्रैगन्स हैं जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है। फिर वह सबकी तरफ देखता है और जरा गंभीर लहजे में बोलता है, अब छुपाने जैसा कुछ नहीं है। सोर्ड सेंट पहले ही रास्ते में हैं। वो मेरी मास्टर हैं और जैसे ही वो यहां पहुंचेंगी मैं उनके फोर्सेस से जुड़ जाऊंगा। उसके बाद ये सारे ड्रैगन्स हैं, उन ड्रैगनों के सर मैं उनके जिस्म से अलग कर दूंगा। लोडर दहाड़ते हुए कहता है, कैपिटल तक कोई भी दानव जिंदा पहुंच ही नहीं पाएगा, तो तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर पूरा हॉल तालियों और चीखों से गूंज उठता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, लोडर महान है, लोडर औसम है, उसकी मास्टर सोर्ड सेंट है, वो तो अजेय है। हर कोई बढ़ा चढ़ाकर लोडर और सोर्ड सेंट की तारीफ करने लगता है। चेहरे पर एक अजीब सी दीवानगी और उत्साह छा जाता है। लोडर मुस्कुराता है और खड़ा होकर बोलता है, आज की दावत मेरी तरफ से। आज हम जश्न मनाएंगे क्योंकि बहुत जल्द मेरी मास्टर सोर्ड सेंट यहां पहुंचने वाली हैं और तब ब्राइट टाउन से लेकर पूरे कॉन्टिनेंट तक कोई भी ड्रैगन बचकर नहीं भाग पाएगा। ये कहकर लोडर सोने के सिक्कों से भरी थैली सामने उछाल देता है। सबके सब प्यासे भेड़ियों की तरह शराब पर टूट पड़ते हैं। हॉल और भी शोरगुल से भर उठता है। लेन यह सब देखते हुए चुपचाप अपना अगला कदम सोच रहा होता है। उसके मन में एक ठंडी मुस्कान तैरती है। अगर सच में ड्रैगन ने ब्राइट टाउन पर हमला कर दिया तो ये मौका मेरे लिए सोने से भी कीमती होगा। यही वो चांस है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वह धीरे से अपना बिल चुकाने लगता है। लोडर उसे देख लेता है और जोर से पुकारता है, अरे तुम कहां जा रहे हो? हमारे साथ बैठो, एक जाम तो पियो। लिन पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। असली जाम तो हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। बहुत जल्द हम फिर से आमने सामने होंगे। उसकी ये रहस्यमयी आवाज लोडर को भीतर तक खटक जाती है। वो बड़बड़ाता है, ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ये आदमी साधारण नहीं है। इसी बीच बाहर एक विशाल बैनर लटकता हुआ दिखाई देता है, वेलकम द सोर्ड सेंट टू ब्राइट टाउन। सारी भीड़ और ज्यादा उछलने लगती है। माहौल बिजली सा चमकने लगता है। कट टू, एक महिला शांति से बैठी है। लोडर उसके सामने घुटनों पर झुककर आदर से बोलता है, मास्टर, ड्रैगन आसपास मंडरा रहे हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने जानवरों को भी चराने बाहर नहीं भेज पा रहे। ब्राइट टाउन पर हमला किसी भी पल हो सकता है। वो महिला, जो और कोई नहीं बल्कि सोर्ड सेंट है, बिना कुछ कहे अपना स्वॉर्ड उठाती है और खामोशी से खड़ी हो जाती है। और दिखने में वो इतनी ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लग रही होती है कि लोगों के मन में ये ख्याल आता है, अगर लिन और इसके बच्चे होंगे तो उनका रूप कैसा होगा। तभी वो औरत गंभीर अंदाज में कहती है, आखिर वो टास्क जो मैंने तुम्हें यहां आने से पहले दिया था, उसके बारे में कुछ बताओ। लोडर तुरंत जवाब देता है, मास्टर, आपके दिए हुए ब्लूप्रिंट के मुताबिक 10 ड्रैगन स्लेइंग क्रॉसबोज तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें टाउन के हाई पॉइंट पर तैनात भी कर दिया गया है। यह सुनकर सोर्ड सेंट कहती है, ध्यान रखना, उन्हें सही जगह तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अगर सही समय पर मदद नहीं मिली तो तुम लोग मेरे लिए सिर्फ बोझ और डिस्ग्रेस बनकर रह जाओगे। इसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। वहां लोगों की भीड़ सोर्ड सेंट के लिए जोर जोर से चीयर कर रही होती है। हर जगह तालियां और हलचल मची होती है। सोर्ड सेंट भौहें सिकोड़ते हुए लोडर से कहती है, इतने क्रिटिकल टाइम में यहां क्राउड क्यों इकट्ठा होने दिया गया है? इन्हें तुरंत यहां से बाहर करो, वरना कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। लोडर सिर झुकाकर कहता है, ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। तभी अचानक टाउन के अंदर लाल रोशनी फैल जाती है। ड्रैगन्स का हमला शुरू हो चुका होता है। एक ड्रैगन उड़ते हुए आता है और एक इंसान को पकड़कर ले जाने लगता है। नीचे खड़े लोग घबराकर चिल्लाते हैं, ड्रैगन्स आ गए, जान बचाओ। सब इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने लगते हैं। लोडर और सोर्ड सेंट उस ड्रैगन को ध्यान से देखते हैं। सोर्ड सेंट का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो धीमी आवाज में कहती है, ये एक स्काउट ड्रैगन है। जब ये यहां ताकत दिखाएगा तब बाकी के ड्रैगन हॉर्ड्स भी जरूर यहां आकर्षित होंगे।
फिर वो आदेश देती है, लोडर, तुरंत अपने कंपेनियंस को संदेश दो कि वे हमें क्लोजली फॉलो करें। इसके साथ ही सीन बदलता है। एक गॉब्लिन पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है और हाँफते हुए बोलता है, बॉस, ड्रैगन्स टाउन में घुस चुके हैं। व्हाइट टाउन की दीवारों के पास ह्यूमन सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रैगन्स हवा से लगातार हमला कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? वो आदमी शांत होकर कहता है, मुझे पता है, सही टाइम बस आने ही वाला है। हमें कुछ देर यहां रुकना होगा। कैमरा ऊपर जूम होता है। सबसे ऊंची जगह पर लिन खड़ा होता है, अपने गॉब्लिन साथियों के साथ। वो सब तैयार हैं, चाहे सामने ड्रैगन्स आएं या ह्यूमंस। एक मौका मिलते ही ये लोग हालात पलट सकते हैं। वहीं खड़ा लिन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक नजर आ रहा होता है। लिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हम लोग थोड़ी देर यहां रुकेंगे और जो भी शो हमें देखने को मिलेगा उसका मजा उठाएंगे। ये सुनकर उसके आसपास खड़े गॉब्लिन्स और भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं। उनमें से कुछ ने घिली सूट्स पहन रखे होते हैं, जिससे उनका लुक और भी खतरनाक लग रहा होता है। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और वाइल्डनेस साफ झलकती है। पूरा माहौल खून खराबे और खतरे की गंध से भर चुका होता है। ये सीन इतना इंटेंस और जबरदस्त होता है कि मानो अभी कुछ बड़ा होने वाला है। कई सारे ड्रैगन्स अचानक ही मिलकर ब्राइट टाउन पर टूट पड़ते हैं। पूरा टाउन तबाही के कगार पर आ जाता है। इमारतें जलने लगती हैं, चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन ह्यूमंस भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे पूरी ताकत से उन ड्रैगन्स का सामना करते हुए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। इन्हीं झड़पों के बीच एक ड्रैगन जमीन पर गिरा पड़ा होता है। शायद घातक चोट खाकर अब उसका अंत हो गया है। इसी अफरा तफरी में हमें लोडर और वह वुमन दिखते हैं, जिसके बारे में लिन अब तक कंफ्यूज है कि ये प्रिया है या नहीं। दोनों हैरानी और गंभीरता के साथ सामने घट रही इस तबाही को देख रहे होते हैं। ऊपर आसमान में दृश्य और भी भयावह है। सैकड़ों ड्रैगन्स मंडरा रहे हैं। उनकी दहाड़ से हवा कांप रही है। नीचे सोर्ड सेंट अपने साथियों को सिखा रही होती है कि क्रॉसबो को सही तरीके से कैसे यूज करना है। उसके आदेश पर सैनिक अपने एरोज तैयार करते हैं और एक के बाद एक क्रॉसबो से दागना शुरू कर देते हैं। हर एरो जैसे ही किसी ड्रैगन को भेदता है, वह आसमान से गिरकर ढेर हो जाता है। यह देखकर सैनिकों का हौसला और भी बढ़ जाता है। उनका मोराल बूस्ट होता है और अब वे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। नीले प्रकाश की परतें फैलने लगती हैं, मानो कोई असीम शक्ति इस जगह उतरने वाली हो। हर कोई सांस रोके उस पल को देख रहा होता है। आसमान का माहौल अचानक ही और भारी हो जाता है। लोडर और वो वुमन, जिसके बारे में अब तक साफ नहीं है कि वो प्रिया है या नहीं, ऊपर देखते हैं और लोडर घबराए स्वर में कहता है, मास्टर, आपको ये देखना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा ड्रैगन है। भीषण गर्जना के साथ उस दैत्याकार प्राणी का अपीयरेंस होता है। ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं, बल्कि ड्रैगन मदर है। इतनी विशाल और खतरनाक कि उसके आते ही आसमान में बिजली तड़तड़ाने लगती है। उसकी भयावह प्रेजेंस से ह्यूमंस के दिल दहल जाते हैं। जो अभी तक लड़ाई में डटे हुए थे, वे कांपते हुए जमीन पर गिरने लगते हैं। कुछ सैनिक घबराकर चिल्लाते हैं, जल्दी से एरोस तैयार करो, हमें हर हाल में इसे गिराना होगा। जबकि कुछ और सैनिक निराशा में बुदबुदाते हैं, इतने विशाल मॉन्स्टर पर हमला करना बेकार है, ये चोट खाकर भी नहीं गिरेगा। ड्रैगन मदर अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए ह्यूमंस को देखती है। उसके मुंह में एक विशाल फायरबॉल तैयार होने लगता है। पल भर बाद वो इन्फर्नो बाहर निकलता है, इतना ताकतवर कि पूरे टाउन को राख में बदल सकता है। तेजी से वो आग की लपटें ह्यूमंस की ओर बढ़ती हैं। वॉल्स कांपने लगती हैं। लोग दहशत में चीखते हैं, टाउन की वॉल अब गिर जाएगी, जल्दी भागो। भीड़ चारों तरफ भाग खड़ी होती है। तभी अचानक आसमान में एक चकाचौंध करने वाला सर्कल ऑफ लाइट बनता है। उसे गूंजती आवाजें आती है, तुम लोगों को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। ये कोई और नहीं, सोर्ड सेंट है। उसका अपीयरेंस ही सबके मन में नई उम्मीद भर देता है। वह आगे बढ़कर अपनी एडवांस्ड सोर्ड टेक्निक एक्टिवेट करती है। उसके हाथों से निकली रोशनी शहर के ऊपर एक विशाल सोर्ड बैरियर बना देती है। अब मदर ड्रैगन का इन्फर्नो उस बैरियर से टकराता है। जमीन हिल जाती है, आसमान दहाड़ उठता है।
टक्कर इतनी भयानक होती है कि मानो पूरी ब्राइट टाउन की नींव हिल गई हो। दोनों ही बीइंग्स बेहद पावरफुल हैं। एक तरफ ड्रैगन मदर की तबाही मचाने वाली ताकत, दूसरी तरफ सोर्ड सेंट की अटूट रक्षा। बाकी के ड्रैगन्स भी आगे बढ़ते हैं, मानो उस बैरियर को तोड़कर ह्यूमंस को पूरी तरह मिटा देना चाहते हों। माहौल बेहद टेंस है। इन्हीं सब के बीच दूर से खड़ा एक शख्स सब कुछ देख रहा है। वो सोचता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद ड्रैगन मदर यहां आकर हमला करेगी। और ये कोई और नहीं बल्कि लिन है, जो अपने गॉब्लिन साथियों के साथ यहां पहुंचा हुआ है। लिन अपने मन में और भी चौंकते हुए कहता है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन मदर इतनी एबनॉर्मल होगी। इसके बाद हमें ड्रैगन मदर का पूरा विवरण दिखाया जाता है। नेम, पर्पल गोल्डन ड्रैगन मदर लेवल 79 रेस, एंशिएंट ड्रैगन टाइटल, किंग ऑफ ड्रैगन आइलैंड, हेल्थ 4100, स्ट्रेंथ 510, डिफेंस 5v180, स्किल्स क्रिम्सन ड्रैगन फ्लेम, डेमी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन रेडियंस, एंशिएंट कॉल ओवरऑल पावर 2900, यानी एक ट्रूली मॉन्स्ट्रस कैरेक्टर। लेकिन लिन यहीं नहीं रुकता। वो आगे अपने मन में कहता है, अगर असली मॉन्स्टर की बात करूं तो वो तो ये औरत है। अब हमें दिखाई जाती है एलिस निया, यानी हमारी सोर्ड सेंट। नेम, एलिस निया लेवल 80 रेस, ह्यूमन क्लास, सोर्ड सेंट, टाइटल सेंटेस ऑफ द सोर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर, ड्रैगन स्लेयर, जीनियस ऑफ सोर्ड्समैनशिप, हेल्थ 1700, स्ट्रेंथ 619, डिफेंस 700, स्किल्स सोर्ड टॉरेंट, यूनिटी ऑफ मैन सोर्ड, आयरन गेल, स्टार क्लीवर, डेथ सोर्ड रीइनकार्नेट, एंशिएंट सोर्ड इंटेंट, ओवरऑल पावर 4000। एलिस निया बैटलफील्ड पर प्रैक्टिकली अनबीटेबल लग रही है। वो जबरदस्त अंदाज में ड्रैगन्स के झुंड को काटती हुई आगे बढ़ रही है। लिन अपनी आंखों से सब देखता है और मन में सोचता है, अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये औरत अब नॉर्मल इंसान नहीं रही। उसके लेवल तक पहुंच पाना किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए नामुमकिन है। शुक्र है कि मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ा, वरना ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी। उसी पल सोर्ड सेंट सीधा ड्रैगन मदर पर चार्ज करती है। उसकी तलवार बिजली की गति से मदर ड्रैगन के विंग्स पर वार करती है। एक तेज और घातक कट से ड्रैगन मदर का पंख बीच से चीर जाता है। चारों तरफ शॉकवेव फैल जाती है। ह्यूमंस खुश होकर चीखते हैं, गॉब्लिन्स हैरान रह जाते हैं और लिन की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती है। आर्लिन अपने मन में सोचता है, ये जो ड्रैगन मदर है ये थोड़ी बहुत वीक लग रही है, लेकिन एचपी के मामले में इसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी तरफ सोर्ड सेंट भी इतनी आसानी से इसे डिफीट नहीं कर सकती। इसमें वक्त लगेगा और उनकी लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर जैसी होगी। दूर खड़े जिन और उसके गॉब्लिन साथी इस क्लैश को ध्यान से देखते रहते हैं। माहौल में डर और उत्साह दोनों घुल चुके हैं। तभी लिन के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। वो मन ही मन कहता है, अब हमारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यही मौका है ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपना बदला लेने का। अब मुझे इस सिटी पर अपना प्लान प्रोसीड करना होगा। मेरा एक टीम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और दूसरा टीम एक झूठा सा इंस्टेंस बनाएगा। सब कुछ फुल प्रूफ है, कोई भी हमारे रिवेंज को रोक नहीं पाएगा। उसके गॉब्लिन साथी जवाब देते हैं, यस बॉस, हम सब समझ गए। उनके चेहरे अब पूरी तरह डेविलिश नजर आने लगते हैं। वो पूरी तैयारी में हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरी ओर सिटी के अंदर का नजारा और भी खौफनाक है। दर्जनों ड्रैगन्स अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ आग ही आग है। वहीं लोडर एक ड्रैगन से जूझते हुए आखिरकार उसे जान से मार गिराता है। सांसें भारी हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, फ्लाइंग ड्रैगन से डील करना वाकई बहुत डिफिकल्ट है। बड़ी मुश्किल से इसे मारा है, लेकिन ये बीस्ट्स तो रहेंगे बीस्ट्स ही। अब मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी मास्टर सही समय पर हमारी मदद के लिए आ चुकी है और अब मुझे ड्रैगन स्लेयर का रिवॉर्ड मिलेगा। वो खुशी से चिल्लाता है, लेकिन तभी अचानक एक ऑर्डिनरी ह्यूमन दौड़ता हुआ आता है। वो डरा हुआ है, उसकी आवाज कांप रही है। वो चिल्लाता है, गॉब्लिन इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। गॉब्लिन्स हमारी जगह पर घुस चुके हैं। आखिर अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एक घायल सैनिक घबराकर बोलता है,
ये सुनकर लोडर पूरी तरह एस्टॉनिश्ड हो जाता है। साइड की ओर देखते हुए गुस्से में कहता है, ये हो क्या रहा है? ऐसी सिचुएशन में मजाक करने की कोशिश मत करो। गॉब्लिन्स इतने बड़े फूल्स हैं कि वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे इस समय अपना अपीयरेंस देने की। लेकिन इसी दौरान कई इंजर्ड साथियों की चीखें गूंजती हैं। कुछ लोग अब भी ड्रैगन से जूझ रहे होते हैं। तभी कुछ ह्यूमंस चीखते हुए कहते हैं, नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, गॉब्लिन्स सचमुच अंदर घुस आए हैं। और तभी एक महिला, एविलिया, दौड़ते हुए जोर जोर से हेल्प मांगते हुए सामने आती है। उसके पीछे 2-3 गॉब्लिन्स पूरी रफ्तार से उसका पीछा कर रहे होते हैं। लोडर ये नज़ारा देखता है और शॉक में पड़ जाता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, डैम इट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में दूसरा टेंशन कहां से आ गया? वो तुरंत अपने साथियों को ऑर्डर देता है, यहां बचे हुए ईविल ड्रैगन्स को तुम लोग संभालो। मैं और एविलिया अब गॉब्लिन्स के खिलाफ फाइट करेंगे। साथी जवाब देते हैं, आए आए सर। लोडर और एविलिया दोनों तेजी से गॉब्लिन्स की ओर बढ़ते हैं। दोनों की आइज में गुस्सा और डिटर्मिनेशन साफ झलकता है। अब आमने सामने की क्लैश होने ही वाली है। लोडर बड़बड़ाते हुए कहता है, ये गॉब्लिन्स आखिर इस वक्त यहां कैसे आ गए? ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन सच्चाई और डरावनी थी। नीचे की टनल से दर्जनों गॉब्लिन्स बाहर निकल आते हैं। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट और विकेड मुस्कान होती है। सब अपने बॉस के प्लान को पूरा करने में लगे हुए हैं। और अब मैसेकर शुरू होता है। हर तरफ ब्लड ही ब्लड। गॉब्लिन्स का सरप्राइज अटैक इतना घातक था कि लोडर जमीन पर गिर जाता है। उधर इविलिया ट्रैप में फंस चुकी होती है। उसकी चीख गूंजती है, कैप्टन प्लीज मेरी मदद कीजिए, इन गॉब्लिन्स ने मुझे पकड़ लिया है। चीखता है, आखिर यहां पर इतने ज्यादा गॉब्लिन्स कहां से आ गए? उसी वक्त दर्जनों गॉब्लिन्स हर दिशा से प्रकट होते हैं और अपने वेपन्स लोडर की ओर तान देते हैं। एलिया पूरी तरह जाल में कैद हो चुकी होती है। तभी लोडर के एक साथी की आवाज गूंजती है, कैप्टन मैं भी आ रहा हूं। बाकी बचे हुए 2 सोल्जर्स जो अभी तक ड्रैगन से लड़ रहे थे, लोडर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और गॉब्लिन्स के साथ फियर्स फाइट में भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक गॉब्लिन मारा जाता है, लेकिन बाकी गॉब्लिन्स पूरी शक्ति से उन दोनों पर हावी होने लगते हैं। और तभी एक खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। सीन के बीचों बीच एंट्री होती है, लिन की। लेकिन लोडर के दोनों साथी लिन की अराइवल को महसूस भी नहीं कर पाते। वो अब भी बाकी गॉब्लिन से जूझ रहे होते हैं। वहीं लिन डेविलिश अंदाज में स्लो लेकिन बेहद खतरनाक चाल से आगे बढ़ता है। लोडर घबराकर चिल्लाता है, अपने पीछे देखो, पीछे देखो। दोनों सोल्जर्स शॉक में मुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आइज लिन पर पड़ती हैं, वो बिना कोई मर्सी दिखाए अपनी ब्लेड से उनकी गर्दनें काट देता है। एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये नज़ारा देखकर लोडर और एलिया पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। उनकी आंखों में डिसबिलीफ और डर साफ झलक रहा होता है। लेन मुस्कुराता है, एक कोल्ड कॉन्फिडेंट मुस्कान, और बोलता है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हाथ आ जाओगे। लोडर और एलिया उसकी ओर घूरते हैं, दोनों टेंशन और शॉक में। वहीं पास खड़ा गॉब्लिन 1 अपने बॉस को देखकर खुशी से झूम उठता है। उसके चेहरे पर प्राइड और एक्साइटमेंट साफ झलकता है। लोडर दांत पीसते हुए गरजता है, लिन, तुम जैसे नीच जाति के गॉब्लिन्स को मैं जड़ से मिटा दूंगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारी जमीन पर घुसपैठ करो। और तभी लिन ठंडी और डरावनी आवाज में बोलने लगता है कि पहले तो एक सिचुएशन को देखो कि आखिर यहां पर चल के आ रहा है, और उसके बाद अपना ये जो मुंह का गटर का शटर है ना, उसे खोला करो बोलकर उसके मुंह पर एक लात मार देता है। और यहां वह कहने लगता है कि जल्दी से इन दोनों को जो है ना सिटी के ये जो सुरंग है वहां पर से बाहर के तरफ में ले जाओ, और बाकी के जो तुम लोग बच गए हो वो तुम लोग मेरे साथ में पीछे चलो, क्योंकि हम लोगों को सिटी के अंदर में जाना है और ये जो क्रॉसबो वाली वुमेन है उसके साथ में डील करना है। और फिर वो बोलते हैं कि आय आय बॉस, हम समझ चुके हैं, और गुर्तेज के तरफ में बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को जो है ये स्वर्ट सेंट भी इस बात को नोटिस कर लेती है
कि ये जो गोबलिन्स है शायद इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे दी हैं और अपने मन में बोलने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में ये जो गोबलिन्स है ना, वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरीके का सरप्राइज अटैक किसी भी टाइम में कर सके। और तभी हम देखते हैं कि ये जो हमारी ड्रैगन मदर रहती है वो यहाँ पर अपने डमी ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है यार। वो कहने लगती है, स्वाट सेंट, मुझे तो लगा था आज हम दोनों के बीच में यहाँ पर भयानक फाइट होने वाली है, लेकिन मुझे अब इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने अलग ही मैटर में यहाँ पर बिजी हो और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और सेक्सी और गजब की नज़र आ रही होती है ये हमारी ड्रैगन मदर। और ऐसा लगता है आगे जाकर कुछ तो हमारे लिन के साथ में लफड़ा होने वाला है। और ये जो स्वाट सेंट रहती है वो यहाँ पर हमारे ड्रैगन मदर को देखने लगती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सेक्सी नजर आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि मदर ड्रैगन गुस्से से बेकाबू होकर सीधा सोर्ड सेंट पर हमला करने के लिए फायर अप अंदाज में आगे बढ़ती है। उसका बैक व्यू बेहद खतरनाक और मैजेस्टिक दिखता है, लेकिन सोर्ड सेंट भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो मदर ड्रैगन की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जबरदस्त स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन चलो पता करते हैं कि तुम्हारे इस बॉडी में आखिर कितना ड्रैगन ब्लड मौजूद है। इतना कहकर वो अपना एडवांस्ड सोर्ड टेक्निक स्टील गेल एक्टिवेट करती है और मदर ड्रैगन पर ताबड़तोड़ स्लैशेस बरसा देती है। हर बार मदर ड्रैगन को पीछे धकेलता है, जिससे उसे सोर्ड सेंट का सामना करना और मुश्किल लगने लगता है। सोर्ड सेंट मन ही मन सोचती है, मैंने किसी तरह इस मदर ड्रैगन का सामना तो कर लिया है, ये बैटल अब जल्द ही खत्म होगा, लेकिन लोडर, क्या वो ड्रैगन्स और लिन के साथ सही से टिक पा रहा होगा? तभी अचानक एक भारी धमाका, मैसिव एक्सप्लोजन होता है। उसकी शॉकवेव से कई नाइट्स पीछे की ओर गिर जाते हैं। एक्सप्लोजन देखकर सोर्ड सेंट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये ब्लास्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। इसी पल मदर ड्रैगन के चेहरे पर एक डेविलिश मुस्कान उभरती है। वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारा बैड टाइमिंग सोर्ड सेंट, ये गॉबलिन्स का अराइवल मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे एस्केप करने का मौका मिल चुका है। और उसी वक्त मदर ड्रैगन अपना फुल ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट करती है। उसके विशाल पंख फैलते हैं, हवा कांपने लगती है। वो आसमान की ओर उड़ान भरते हुए बोलती है, फिलहाल के लिए अलविदा सोर्ड सेंट, लेकिन मैं वापस आऊंगी जब तक मेरे सारे जख्म रिकवर नहीं हो जाते। सोर्ड सेंट उसकी उड़ान को गंभीर निगाहों से देखती है। उसकी तलवार कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहती है, भाग गई, ये सही नहीं हुआ, लेकिन तुम बस इंतजार करो मदर ड्रैगन। जैसे ही मैं अपनी रिकवरी पूरी करूंगी, तुम्हारा ड्रैगन आइलैंड मेरी तलवार की धार पर होगा। सोर्ड सेंट गुस्से से दहाड़ते हुए कहती है, ड्रैगन आइलैंड पर जितने भी ड्रैगन्स बचेंगे मैं उनका नामो निशान तक मिटा डालूंगी। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। इस भयंकर जंग के बाद, जहां ड्रैगन्स, गॉबलिन्स और ह्यूमंस की टक्कर ने चारों तरफ तबाही फैला दी थी, आखिरकार थोड़ी सी शांति छा जाती है। तभी कैमरा सोर्ड सेंट पर जाता है। वो गंभीर लहजे में बुदबुदाती है, लोडर और उसके साथी कहाँ हैं? गॉबलिन्स तक को ये लोग खत्म नहीं कर पाए, ये तो शर्म की बात है। जमीन पर बिखरी गॉबलिन्स की डेड बॉडीज चारों ओर खामोशी को और डरावना बना रही थीं। तभी एक नाइट आगे आकर रिपोर्ट करता है, सोर्ड सेंट, गॉबलिन्स ने लोडर और इफिया को कैप्चर कर लिया है। और हाँ, वो लड़की जिसके बारे में मुझे कंफ्यूजन था, वो दरअसल इफिया ही है। मुझे लगा था उसका एंट्री किसी दमदार मेन कैरेक्टर की तरह होगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अब साफ है वो सचमुच इफिया ही है। नाइट गहरी सांस लेकर आगे बताता है, लोडर और इफिया दोनों को गॉबलिन्स उठा ले गए हैं। हाँ, एक लड़की और थी जिसे वो ले जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत खराब थी उनकी, वो यहां बच गई। ये सुनकर सोर्ड सेंट की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो दांत भींचते हुए कहती है, इम्पॉसिबल, गॉबलिन्स इतनी आसानी से लोडर को कैप्चर करके कैसे ले जा सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। नाइट सिर झुकाकर समझाता है, ये गॉबलिन्स बाकी से अलग थे, उनकी स्ट्रेंथ बाकी ट्राइब से कहीं ज्यादा थी। हमारी पावर के मुकाबले वो हाई लेवल पर थे। लोडर को उन्होंने एक ही बार में हरा दिया।
यह सुनते ही सोर्ड सेंट एकदम चुप हो जाती है। उसका चेहरा सीरियस एक्सप्रेशन में जम जाता है। कुछ पल तक वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ खामोशी छा जाती है। फिर धीरे से कदम बढ़ाते हुए बोलती है, अब बहुत हो गया, मैं जाती हूं। उन गॉब्लिन ट्राइब्स को जंगल के कोने कोने से ढूंढकर खत्म कर दूंगी, उनका नाम तक नहीं बचेगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक महिला उसकी ओर दौड़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। आंसुओं से भरी आंखों से वो फूट फूट कर रो पड़ती है। प्लीज सोर्ड सेंट, आप हमें छोड़कर मत जाइए। अगर आप चली गईं तो हम ईविल ड्रैगन्स और इन खतरनाक गॉब्लिन्स से कैसे लड़ पाएंगे? हमें आपकी जरूरत है। अगर वो दोबारा हम पर हमला करने आ गए तो हमारी हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इस बार तो शायद हम बच भी ना पाएं। कृपया हमें अकेला मत छोड़िए। बाकी बचे नागरिक भी उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर विनती करने लगे। सोर्ड सेंट, प्लीज आप यहीं रहिए। हम टेंपल के नागरिक हैं, हमारी रक्षा करना आपका फर्ज है। अगर आप चली गईं तो हम सबका अंत निश्चित है। इनकी मिन्नतें सुनकर सोर्ड सेंट कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसका चेहरा गंभीर हो उठा और वो मन ही मन सोचने लगी, ये सही कह रहे हैं, हीरो की पार्टी के कुछ सदस्य गॉब्लिन्स द्वारा कैप्चर किए जा चुके हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लोडर या ईफिया नहीं, बल्कि ये आम लोग हैं। ये टेंपल के नागरिक मेरी जिम्मेदारी है। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो ये सब यहीं खत्म हो जाएंगे। उसने गहरी सांस ली और ठंडी निगाहों से आगे देखती रही। बाकी लोगों का क्या होगा, कैसे बचाना है, ये मैं बाद में सोच लूंगी, लेकिन अभी इस वक्त इनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सीन अचानक बदलकर गॉब्लिन ट्राइब की ओर चला जाता है। यहां चारों तरफ गॉब्लिन्स और कुछ कैद किए हुए एल्व्स दिखाई देते हैं। तभी एक गॉब्लिन जोर से चिल्लाता है, लीडर वापस आ गया है, सब लोग तैयार हो जाओ। इसी बीच हम देखते हैं कि ईफ्री और लोडर को भी पकड़कर रस्सियों में बांधकर लाया जा रहा है। पीछे से कुछ गॉब्लिन्स शोर मचाते हुए कहते हैं, जल्दी आओ, हमने 2 ह्यूमंस को भी कैप्चर किया है, और हां, हमारे बॉस वापस आ चुके हैं। फिर एक गॉब्लिन पूछता है, ये ह्यूमंस तुम लोगों को कहां मिले? उसी वक्त गॉब्लिन्स ईफिया को जबरदस्ती धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। वो पीछे की ओर गिर पड़ती है और वहां खड़े कुछ गॉब्लिन्स हंसते हुए अश्लील बातें करने लगते हैं। इसका फिगर तो कमाल का है, अगर एक बार हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। तभी वहां ट्राइब का फर्स्ट गॉब्लिन सामने आता है और सबको डराते हुए कहता है, सुन लो, अगर जरा भी हरकत की तो तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। लोडर चारों तरफ नजर डालते हुए इफिया से कहता है, लगता है इन्होंने एल्विस को भी कैद करके रखा हुआ है। वहीं फर्स्ट गॉब्लिन एक कैद किए हुए एल्फ के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर इफिया शर्म से लाल हो जाती है और धीरे से कहती है, मुझे यकीन है इन गॉब्लिन्स के बीच जरूर कोई हीरो टियर गॉब्लिन मौजूद है, तभी ये इतने ताकतवर हो गए हैं। लोडर चिंतित होकर पूछता है, इफिया, क्या तुम रिकवरी के काबिल हो गई हो? इफिया जवाब देती है, ये टॉक्सिन बेहद खतरनाक है, मुझे इसके असर को खत्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसी समय लीन वहां पहुंचता है और ठंडी हंसी के साथ कहता है, सोचा नहीं था कि इस पॉइजन का असर तुम्हारे बॉडी से इतनी जल्दी गायब हो जाएगा इफिया। तुम्हारी रिकवरी एबिलिटी वाकई काफी स्ट्रांग है। उसकी बात सुनकर इफिया घबरा जाती है। तभी लीन आगे बढ़कर उसका थाई पकड़ लेता है। इफिया डरते हुए पीछे हटती है और कांपती आवाज में पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? लीन हल्की डेविल स्माइल के साथ उसे घूरते हुए कहता है, लीन इफिया की आंखों में देखते हुए ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, तुम जानना चाहती हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए? इतना कहते ही वह अपने नुकीले धारदार नाखून सीधे इफिया की जांघ में घुसा देता है। दर्द इतना भयानक होता है कि इफिया जोर से चीख उठती है। लीन बिना रुके उसे और दबाता है, जिससे वो तड़पने लगती है। लोडर यह सब देखकर गुस्से से चिल्लाता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुरंत रुक जाओ, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही एक गॉब्लिन लोडर के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारते हुए गुर्राता है, चुप रहो,
हमारे बॉस से ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत मत करना। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप सब कुछ सहो और देखते रहो। लोडर दांत भींचते हुए कहता है, मैं साफ देख सकता हूं, बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले तुम काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन सोच कर देखो, हमें कैद करने के बाद तुम्हारा क्या होगा। जब सोर्ड सेंट यहां पहुंचेगी तो एक ही वार में तुम्हारी पूरी ट्राइब को मिटा डालेगी, तुम्हारा नाम तक नहीं बचेगा। लीन हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, सोर्ड सेंट, जिस ताकत की तुम बात कर रहे हो वो बहुत जल्द मेरे नियंत्रण में होगी, लेकिन अभी उसका यहां आने का समय नहीं है। मैंने पहले ही अपने कुछ लोग रास्ते छिपाने भेज दिए हैं, इस वजह से कोई हमें यहां तक ट्रैक नहीं कर पाएगा, यहां तक कि तुम्हारी वो सेंट भी नहीं। इतना कहकर लीन अपने हाथ पर लगा खून पोंछता है और पास खड़े गॉब्लिन को आदेश देता है, गॉब्लिन बर्जर्क, तुम अपने साथ सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स को लेकर जंगल में जाओ और जितने भी मॉन्स्टर्स दिखें सबको मारकर लौट आओ। गॉब्लिन बर्जर्क तुरंत सिर झुकाकर कहता है, यस बॉस, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। लीन हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन सोचता है, इस बार हमने ह्यूमंस के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, वो इतनी आसानी से इसे नहीं भूलेंगे, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी अपने एवोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करना होगा, इससे पहले कि वो हमें ढूंढ लें। लीन लोडर की छाती पर अपना पैर जमाते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की और तुम्हारी बारी है सही सही जवाब देने की। अगर जरा भी कोऑपरेशन नहीं किया तो तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा एक एक करके गायब होता जाएगा। याद रखना, मैं मजाक नहीं करता। उसकी आंखों में शैतानी चमक झलक रही होती है। फिर वो लोडर के और करीब झुककर पूछता है, मेरा पहला सवाल, तुम लोग असल में करते क्या हो? गॉब्लिन्स को पकड़ते हो या गुप्त तरीके से उन्हें ढूंढकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो? सच सच बोलो या फिर दर्द के लिए तैयार रहो। लोडर गुस्से से चिल्लाता है, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? हम ऐसा कुछ नहीं करते। लीन व्यंग्य से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें जवाब देने में देर हो गई और तुम्हारी किस्मत खराब है कि मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। अचानक लीन अपनी तेज क्लॉ लोडर के चेहरे के पास चला देता है। एक झटके में उसका एक कान कटकर जमीन पर गिर जाता है। लोडर दर्द से चीख उठता है, अपना कान पकड़कर जमीन पर लौटता हुआ कहता है, आहा, मेरा कान, ये जल रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी कराह और खून देखकर इफिया का दिल कांप उठता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। लोडर दांत भींचते हुए कहता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो ह्यूमन रेस की रक्षा के लिए होता है। यह हमारी ड्यूटी है। डीमंस और मॉन्स्टर्स को हराना ही हमारा काम है। लीन व्यंग्य भरी हंसी छोड़ता है और कहता है, ड्यूटी? तुम इसे ड्यूटी कहते हो? मुझे तो लगता है तुम सब बस खुद को सो कॉल्ड हीरोज कहलवाने के लिए ये सब करते हो। ऊंचा स्टेटस पाने की भूख है तुम्हें। रेस्क्यू करने की बजाय तुम कैद हुए इंसानों को मार देना ज्यादा आसान समझते हो और फिर खुद को राइटियस कहते हो। उसकी आवाज में नफरत झलक रही होती है। बताओ लोडर, कितने मासूम ह्यूमंस का खून बहा है तुम्हारे हाथों से, सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए? लीन की बातें सुनकर लोडर के दिमाग में झटका लगता है। उसके मन में सवाल उठता है, ये गॉब्लिन हमारी असली स्ट्रैटेजीज के बारे में इतना कुछ जानता कैसे है? इफिया भी यह सब सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि लीन ने उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत गहरी जानकारी खोल दी थी। लीन ठंडी नजरों से मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म। फर्क बस इतना है कि तुम लोग नकली राइटियसनेस का दिखावा करते हो, जबकि मैं खुद को कभी अच्छा दिखाने का नाटक नहीं करता। मैं जो हूं वही हूं, एक रियल ईविल मॉन्स्टर। उसकी आवाज में ऐसी सिहरन होती है कि हवा तक भारी लगने लगती है। वो आगे झुककर जोड़ता है, और अब ये ईविल मॉन्स्टर तुम्हें एक ऐसा लेसन देने वाला है जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तैयार हो जाओ अपना सबक सीखने के लिए। यह कहकर लीन इफिया को परेशान करने लगता है। लोडर उसे रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, रुको, इफिया को चोट मत पहुंचाना। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इफिया शर्म और डर से कांपती हुई लोडर से कहती है, लोडर, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। उसकी हालत और भी खराब होती जाती है, जबकि लीन और ज्यादा क्रूर हो जाता है।
लोडर गुस्से में गरजता है, तू एक घटिया बीस्ट है लीन, वहीं रुक जा। लेकिन गॉब्लिन्स लोडर को पकड़कर उसका मुंह दबा देते हैं ताकि उसकी आवाज और शोर बाहर न जा सके। लोडर छटपटाता है पर बेबस हो जाता है। इफिया का चेहरा डर से सख्त हो जाता है और लीन उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी हंसी हंसता है। इफिया, वो वर्ड जो तुमने मुझे कभी दिया था, आज मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। और याद रखना, ये तो बस शुरुआत है, असली लेसन अभी बाकी है। कुछ दिन रुकना, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। वो इफिया की गर्दन पकड़ते हुए लोडर की तरफ मुड़कर कहता है, चलो लोडर, देखते हैं जब तुम्हारी आंखों के सामने इफिया इन भूखे गॉब्लिन्स के बीच फंसेगी तो तुम कितना एंजॉय कर पाते हो। लीन का सिग्नल मिलते ही गॉब्लिन्स भूखे भेड़ियों की तरह इफिया की तरफ झपटते हैं। उनकी आंखों में भूख और चेहरे पर दरिंदगी टपक रही होती है। लोडर हैरानी और गुस्से से चिल्लाता है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन गॉब्लिन्स उस पर ध्यान नहीं देते। उनके हाथों से लार टपक रही होती है और आइफिया के कपड़े फट चुके होते हैं। वो पूरी तरह डर और शर्म से कांप रही होती है और हर जगह से उसे यहां पर टच करने लगते हैं। और ये जो ईफिया है, अब वो कुछ ज्यादा ही मदहोश होने लगती है। लिन का ट्राइब दिखाया जाता है। एक गॉब्लिन गहरी सांस छोड़ते हुए अपने साथी से कहता है, शिफ्ट चेंज का वक्त हो गया है, अब तुम्हारी बारी है यहां गार्ड करने की। दूसरा गॉब्लिन गुस्से से गुर्राते हुए जवाब देता है, तुम भूल गए क्या? बॉस ने साफ कहा था, लड़की जिंदा रहनी चाहिए, उसे मारना मना है। इसी दौरान तीसरा गॉब्लिन अंदर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी और क्रूर संतुष्टि झलक रही होती है, मानो उसने अभी अभी किसी पर अपना गुस्सा निकाला हो। कट होता है सीन पर। इफिया दिखाई देती है। उसकी हालत बेहद खस्ता है। कपड़े फटे हुए, छोटों से भरा शरीर और थकी हुई आंखें। ऐसा लगता है जैसे हर दिन उस पर किसी नर्क जैसे टॉर्चर का दौर दोहराया जा रहा हो। जंजीरों में जकड़ा लोडर उसे देखकर तड़प उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों चमकते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, इफिया, हार मत मानो, तुम मजबूत हो, बस थोड़ा और सह लो। मैं कसम खाता हूं, इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इफिया कांपती आवाज में धीरे से कहती है, कैप्टन, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी टूटी हुई हालत खुद ही सच बयां कर रही थी। सांसें भारी, चेहरा पीला और डर से भरी आंखें। इतना सुनते ही पास खड़ा गॉब्लिन क्रूर हंसी हंसते हुए लोडर के चेहरे पर अपना पैर रख देता है और गुर्राकर बोलता है, चुप रहो ह्यूमन, तुम्हारी ये बेकार की बातें यहां किसी काम की नहीं। बॉस ने जो कहा है वही होगा और वही सच है। लोडर जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, लेकिन उसकी नजरें अब भी आग की तरह जल रही हैं। लोडर का मुंह दबाते हुए गॉब्लिन गुर्राकर कहता है, किसने तुझे इजाजत दी यहां बोलने की? अपनी बकवास बंद रख, वरना अंजाम बुरा होगा। सीन बदलता है। होली मदर और कसाना दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती हैं। उनकी गोद में एक नन्हा गॉब्लिन बेबी भी सो रहा होता है। होली मदर धीमी आवाज में कहती है, इन सब हालात को देखकर अब मुझे साफ समझ आ गया है, लिंटन के दिल में ह्यूमंस के खिलाफ गहरा गुस्सा और बदला छुपा है। वो उन्हें आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। कसाना चिंतित होकर जवाब देती है, मदर, इन ह्यूमंस की हालत तो हमारी तुलना में कहीं ज्यादा दयनीय है। कम से कम हमें तो ये लोग खाने के लिए फ्रूट्स दे देते हैं। तभी अचानक मिस गॉब्लिन यू अपनी एंट्री लेती है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। वो कहती है, मैंने सुना था कि लिंटन ह्यूमंस से बदला लेने की कसम खा चुका है। लगता है ये बात सच है। उसके आसपास कुछ छोटे गॉब्लिन्स खेलते नजर आते हैं। उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और वे मासूमियत से इधर उधर मंडरा रहे होते हैं। कसाना एक बच्चे को अपनी बाहों में संभालते हुए ये बातें सुनती रहती हैं, जबकि होली मदर गहरी सोच में डूबी होती है। उसकी आंखों में लिंटन की छवि चमक उठती है। वो मन ही मन बुदबुदाती है। वो जो कहता है उसे निभाता है और अपना बदला कभी नहीं भूलता। ऐसा गॉब्लिन मैंने पहले कभी नहीं देखा। होली मदर के चेहरे पर छुपी हुई एडमिरेशन कसाना की नजर से नहीं बचती। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मदर, मुझे तो लग रहा है कि अब आप लिंटन को काफी पसंद करने लगी हैं। आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आप उसकी ताकत से कितनी प्रभावित हैं।
इतना कहते ही पास से एक गॉब्लिन दौड़ता हुआ लिंटन तक पहुंचता है और जल्दी जल्दी बोलता है, बॉस, जो सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स हंटिंग पर गए थे वो सब अब वापस लौट आए हैं। लिंटन हैरानी से उनकी ओर देखता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? तभी दूसरे छोर से सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स अपनी एंट्री लेते हैं। उनके कंधों पर लटके हुए मॉन्स्टर कॉर्प्सेस, खून से भीगे हथियार और थकान से भरे लेकिन गर्वित चेहरे साफ दिखाई देते हैं। उनके लीडर ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, बॉस, हम लौट आए हैं। स्क्रीन पर तुरंत उसका स्टेटस उभरता है। नेम गॉब्लिन वॉरियर लेवल 33 रेस गॉब्लिन क्लास वॉरियर एट्रीब्यूट्स HP 470 स्ट्रेंथ 1 और 42 डिफेंस 68 टाइटल्स चाइल्ड ऑफ एल्फ ब्लेस्ड बाय गॉड मॉन्स्टर स्लेयर स्किल्स स्नेक वेनम पेट्रिफाइड स्किन साइलेंट स्टेप आयरन ब्लड क्लाइंबिंग फंग बैटल क्राई। लिंटन अंदर ही अंदर सोचता है, जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स ने उम्मीद से कहीं तेज प्रोग्रेस की है। लेवल 30 से 33 तक का ये ब्रेक थ्रू हमारे पूरे ट्राइब के लिए एक वरदान है। अब उनकी शक्ति ऑफेंस और डिफेंस दोनों में जबरदस्त बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी लिंटन का मन शांत नहीं होता। वो सवाल उठाता है, इतनी जल्दी वापस आने की वजह क्या है? हंट सफल रहा या तुम लोग बीच में ही लौट आए? कुछ देर के लिए लीडर गॉब्लिन चुप हो जाता है। उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। फिर अचानक वो अपने साथ लाए भारी सामान को जमीन पर पटकता है और गंभीर स्वर में कहता है, बॉस, हमने आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन्हें पूरी तरह वाइप आउट कर दिया। वो रुककर गहरी सांस लेता है और आगे बोलता है, लेकिन वेस्ट साइड फॉरेस्ट में हमें कुछ और देखने को मिला। वहां हाई टियर गॉब्लिन्स दूसरे गॉब्लिन ट्राइब्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वो किसी रहस्यमयी ताकत के आदेश पर चल रहे लग रहे थे। उसकी बात सुनकर लिंटन का चेहरा गंभीर हो उठता है। उसकी आंखों में चमक और शक दोनों झलकते हैं। लिंटन आंखें संकरी करते हुए पूछता है, वेस्ट साइड? आखिर किस ट्राइब की बात कर रहे हो? तभी एक और गॉब्लिन आगे बढ़ता है और गहरी आवाज में कहता है, बॉस, मुझे पूरा यकीन है ये जिस ट्राइब की बात कर रहा है वो है ब्लड फैंग ट्राइब। वहां के गॉब्लिन्स बेहद खतरनाक हैं क्योंकि उनका टियर बाकी सभी ट्राइब से कहीं ऊंचा है। वो आगे जोड़ता है, जब हम लोग हंट के लिए स्प्लिट हुए थे मैंने अपनी आंखों से देखा कि ब्लड फैंग के वॉरियर्स दूसरे गॉब्लिन ट्राइब्स पर हमला कर रहे थे। उनके बॉडीज पर साफ ब्लड फैंग का मार्क मौजूद था। लिंटन उसकी बातें सुनकर हल्की मुस्कान दबा नहीं पाता। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरती है। हाई टियर गॉब्लिन? हाँ, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग केस है। अगर मैं उनके लीडर को कैप्चर कर लूं तो थर्ड जनरेशन गॉब्लिन्स का निर्माण कर सकता हूं और फिर हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि ह्यूमंस के खिलाफ इस युद्ध में सर्वाइवल के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। एफर्ट भी कम लगेगा और डोमिनेशन भी तेज होगा। लोडर ये सब सुनकर जोर से हंसता है और व्यंग्य से कहता है, हाँ, तुम सब मूर्ख हो। चाहे जितना इवॉल्व कर लो, चाहे जितनी शक्ति बटोर लो, तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। तुम लोग हम जैसे नाइट्स को हराने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। और याद रखना, हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल नाइट्स इस दुनिया में मौजूद हैं। बस उस दिन का इंतजार करो जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा। वो तुम्हारे पूरे ट्राइब को जड़ से मिटा डालेंगे। उसकी बातों से माहौल कुछ पल को भारी हो जाता है। लिंटन उसकी ओर धीमी हंसी हंसते हुए मुड़ता है और कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तू अभी तक जिंदा है। बहुत देर से चुप था ना। अब वक्त आ गया है तुझे याद दिलाने का। इतना सुनते ही आसपास खड़े गॉब्लिन्स की आंखों में भूख की चमक दौड़ जाती है। सबके मुंह से लार टपकती है और वे धीरे धीरे लोडर की ओर बढ़ने लगते हैं, मानो किसी शिकार पर टूटने के लिए तैयार भूखे भेड़िए हों। पीछे की ओर खड़े लिंटन की आंखों में एक डेविलिश ग्लेयर चमकती है। उसका पूरा बॉडी लाल ऑरा से ग्लो करने लगता है। वो धीमे लेकिन डरावने टोन में अपने गॉब्लिन साथियों से कहता है, लगता है हमारे पास एक और ह्यूमन गेस्ट खड़ा है। मुझे लगता है इसे भी एक खास प्रेजेंट देना चाहिए ताकि इसे असली हालात का एहसास हो जाए। उसकी बात सुनकर लोडर की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। गॉब्लिन्स की लालच से भरी आंखें और टपकती लार देखकर
वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, तुम सब डीमंस हो, आखिर मेरे साथ क्या करने वाले हो? एक गॉब्लिन विकृत हंसी हंसते हुए उसके करीब आता है और अपनी नुकीली उंगलियां लोडर की स्किन पर फिराते हुए कहता है, ह्यूमंस कितने नाजुक होते हैं, इनका शरीर सॉफ्ट और दर्द पर बहुत जल्दी टूट जाता है। अब देखना ये कैसे चीखता है। जैसे ही गॉब्लिन्स उसकी ओर बढ़ते हैं, लोडर गुस्से और डर से चिल्लाने लगता है, अगर नाइट्स को यह सब पता चला तो वो तुम्हें इस दुनिया से मिटा देंगे, तुम सबका ट्राइब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी चीखों का कोई असर नहीं होता। गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं, कभी क्लॉज से स्किन को चीरते हैं, कभी दांतों से काटते हैं, कभी हथियार से शरीर को चुभोते हैं। लोडर की चीखें पूरे केव में गूंज उठती हैं। किनारे खड़ी इफिया ये सब देख रही होती है। उसका दिल डर से सिकुड़ गया है। वो जानती है, अगर उसने जरा भी आवाज निकाली तो अगला नंबर उसी का होगा। कुछ समय बाद का सीन शिफ्ट होता है। लोडर जमीन पर पड़ा है, लहूलुहान और टूटा हुआ। उसकी सांसें भारी हैं और हालत इतनी खराब कि हिल भी नहीं पा रहा। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स अपने बॉस लिंटन के साथ जश्न मना रहे हैं, मानो किसी शिकार पर जीत हासिल की हो। उनकी आंखों में सिर्फ भूख और पागलपन बाकी रह गया है। हुल्ला हुल्ला हूं। गुफा के अंदर जयकारों की आवाज गूंज उठती है। तभी गॉब्लिन यू थोड़ी चिंतित नजरों से लिंटन की ओर देखते हुए कहती है, बॉस, क्या हम सच में उस ब्लडफैंग ट्राइब पर हमला करने वाले हैं? लिंटन की आंखों में खतरनाक चमक तैर जाती है। वो ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है, हां, हमें उन पर अटैक करना ही होगा, क्योंकि उनके ट्राइब के गॉब्लिन्स बेहद हाई टियर और स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अगर हमें अपने ट्राइब को तेजी से ग्रो करना है तो हमें उनके लीडर को कैप्चर करना होगा, तभी हमारा ट्राइब और भी शक्तिशाली बन पाएगा। उसी वक्त होली मदर उसके कंधे पर हाथ रखकर मसाज करती हुई मुस्कुरा रही होती है। लिंटन आगे कहता है, आज से हमारे ट्राइब का नाम होगा तियन क्वांग ट्राइब। ये सुनते ही पूरे केव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सेकंड जनरेशन गॉब्लिन से लेकर बाकी सभी गॉब्लिन्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बॉस अमर रहे, बॉस ऑलमाइटी गॉब्लिन है, सबसे पावरफुल। गुफा में हर तरफ तियन क्वांग ट्राइब की गूंज फैल जाती है। गॉब्लिन्स जोश और एनर्जी से भर जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ फायर और एम्बिशन नजर आता है। गॉब्लिन यू थोड़ी हेजिटेशन के साथ फिर पूछती है, लेकिन बॉस, ब्लडफैंग ट्राइब ने पहले ही कई ट्राइब्स को वाइप आउट कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतनी ताकतवर जाति के लीडर को सच में पकड़ पाएंगे? लिंटन धीमी हंसी के साथ जवाब देता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी ताकत और स्ट्रेटजी पर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो अपनी नजरें इफिया की ओर मोड़ता है और कहता है, और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अभी मेरे पास छुपा हुआ है। जब सही समय आएगा मैं उसे यूज करूंगा। उसके बाद सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। कॉर्नर में बैठी इफिया की हालत बेहद खराब नजर आती है, टूटी हुई, थकी हुई, लेकिन अभी भी जिंदा। उसकी आंखों में एक ही सवाल तैर रहा है, क्या वो लिंटन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है? लिंटन के दिमाग में पहले से एक प्लान तैयार था। कौन सा प्लान? ये हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लिंटन एक ऊंचे क्लिफ पर खड़ा सामने का नजारा देखते हुए कहता है, वाह, ये व्यू कमाल का है। यहां से हर चीज साफ दिखाई दे रही है। अब देखते हैं इनका एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा पावरफुल है। कैमरा पैन होता है डेमोनिक फॉरेस्ट की ओर, यानी कि ब्लडफैंग ट्राइब का इलाका जो जंगल के बीचों बीच बसा है। लिंटन दूर से खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, ये सारे गॉब्लिन्स हाई टियर लग रहे हैं। इन्हें अगर मैनेज किया जाए तो ये मेरी आर्मी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये सब बड़े बड़े हड्डी कट्टे एकदम रोबस्ट टाइप के गॉब्लिन्स हैं। इनके सामने कोई भी कमजोर पतला दुबला गॉब्लिन टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी लिंटन की नजर रुक जाती है। वो महसूस करता है कि पूरे ट्राइब के गॉब्लिन्स अचानक से डर से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। वो धीरे से बुदबुदाता है, लगता है इनका लीडर एंट्री लेने वाला है। और सच में अगले ही पल उनका लीडर बाहर आता है। वो हाइट और साइज में बाकियों से कई गुना बड़ा, भयंकर और मॉन्स्ट्रस दिखता है।
छोटे गॉब्लिन्स एक ह्यूमन का शरीर उठाकर अपने मास्टर को ऑफर कर रहे होते हैं। लिंटन हल्की डेविलिश मुस्कान के साथ कहता है, तो यही है ब्लड फैंग ट्राइब का लीडर। डैम, ये तो सच में बहुत ही पावरफुल लग रहा है। कैमरा झूम करता है उस लीडर पर। वो एक विशाल वॉरहैमर उठाए हुए खड़ा है। उसका रूप भयावह और ऑरा पूरी तरह इंटिमिडेटिंग। लिंटन की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो विस्पर करता है, ये तो हीरो क्लास गॉब्लिन है। स्क्रीन पर उसका स्टेटस विंडो उभरता है। नेम वॉरहैमर गॉब्लिन, ब्लड फैंग लीडर लेवल 50 रेस, गॉब्लिन क्लास, हाई रैंक वॉरियर। टाइटल मॉन्स्टर स्लेयर, गॉब्लिन हीरो, ब्लेसेड बाय गॉड्स, ब्रीडिंग मशीन। HP 700 स्ट्रेंथ, 239 डिफेंस, 140 स्किल्स, सैवेज हैमर स्ट्राइक, ग्रेट स्ट्रेंथ, पेट्रिफाइड स्किन, क्लाइंबिंग, साइलेंट स्टेप इक्विपमेंट, बोन हैमर ओवरऑल एबिलिटी 900। उसका मॉन्स्ट्रस प्रेजेंस देखकर लिंटन के चेहरे पर टेंशन और थ्रिल दोनों साफ झलकते हैं। वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन है जिससे मुझे सामना करना पड़ेगा। इस लड़ाई में मुश्किलें तो होंगी, लेकिन आउटकम बेहद शानदार होगा। लिंटन सामने खड़े उस विशालकाय गॉब्लिन लीडर को ध्यान से देखता है और धीरे से बुदबुदाता है, कॉम्बैट पावर 900 ओवरऑल एबिलिटी। ऊपर से इसके साथ कई सारे गॉब्लिन वॉरियर्स भी हैं। फिर भी मुझे इसका पावर उतना हाई लेवल महसूस नहीं हो रहा। लेकिन वो थोड़ी देर रुककर लीडर के भारी भरकम शरीर को घूरते हुए सोचता है, इसे जिंदा कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी मैसिव साइज को देखकर साफ है कि कोई भी पॉइजन इस पर आसानी से इफेक्ट नहीं करेगा। मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना ही होगा। लिंटन की नजर अचानक ईफिया की ओर घूमती है। उसके मन में एक नया विचार आता है, शायद मुझे ईफिया का इम्प्रिजनमेंट स्पेल सीखना पड़ेगा। हो सकता है उसी की मदद से मैं इस मॉन्स्टर को ट्रैप कर सकूं। इंटरेस्टिंग, लगता है अब फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन का वक्त आ गया है। सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन ट्राइब्स कैंप की तरफ। एक गॉब्लिन अपने हाथों में हॉट वाटर टब लिए हुए खड़ा है और लिंटन से कहता है, बॉस, जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया था हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। यह ह्यूमन अब मरने की कगार पर है। लिंटन उस गॉब्लिन की ओर देखता है, टब उठाता है और काम वॉइस में बोलता है, गुड जॉब, तुमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। कैमरा फोकस होता है रिफाया पर, जो बिल्कुल टूटी हुई हालत में जमीन पर पड़ी है। उसकी सांसें धीमी हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है। वो दर्द में कराहते हुए कहती है, प्लीज मुझे यहीं मार दो, मैं अब और टॉर्चर सह नहीं सकती। अपने लॉर्ड, अपने गॉड के सामने मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? मुझे मौत दे दो, कम से कम और मत तड़पाओ। लिंटन उसके पास जाता है, घुटनों के बल झुकता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ईफिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो उसके पीठ पर धीरे से कपड़ा रखकर गर्म पानी से उसे वाइप करने लगता है। रीफिया कांपती हुई आवाज में कहती है, यह तो बहुत गर्म है, पर अजीब तरह से अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे उसकी धुंधली नजरों ने साफ करना शुरू किया कि आखिर उसकी पीठ पर गर्म पानी से कौन कपड़ा फेर रहा है। जब तस्वीर पूरी तरह उजली हुई तो उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। लिन, उसके होश उड़ गए। हड़बड़ाहट में वह अचानक पीछे खिसकने लगी और कांपती हुई चीख पड़ी, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, बिल्कुल भी नहीं। उसका शरीर ऐसे थरथरा रहा था जैसे पागलपन की कगार पर हो। अपने हाथों से खुद को जकड़ते हुए वह बड़बड़ाई, तुम सब राक्षस हो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना दर्द सहना पड़ा है, मैं अब और नहीं सह सकती। उसकी यह हालत देखकर लिन का धैर्य टूटा। उसने अचानक उसका चेहरा पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारा। इफ्रिया चीख के साथ सन्न रह गई। अगले ही पल लिन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। वह धीरे से उसके कानों में बोला, बस अब तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है इफ्रिया। उसके शब्द सुनकर इफ्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? लिन ने उसका हाथ थामते हुए गहरी नजर से कहा, मैंने जो वादा किया है उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। तुम किस पर भरोसा रखोगी? इफ्रिया ने हैरानी से उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोली, भरोसा किस पर?
लिन गंभीर स्वर में उत्तर देता है, या तो उस तथाकथित भगवान पर या फिर मुझ पर। इफ्रिया आंसुओं के बीच रुककर उसे देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा एक अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। लिन उसके कंधों पर हाथ रखता है और धीमे स्वर में कहता है, या तो तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरी साथी बनो, तब मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में अब और कोई यातना, कोई दर्द नहीं आएगा। उसके शब्दों में अजीब सा आकर्षण था। इफ्रिया चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वह एक पल के लिए गहरे विचारों में डूब गई, जैसे अपने भाग्य का फैसला तौल रही हो। आखिरकार इफ्रिया धीरे धीरे लिन का हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियों में हल्की कंपी थी, पर उसकी आंखों में अनजानी चमक थी। लिन के करीब आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। लिन मुस्कुराता है और गहरी आवाज में कहता है, तुमने सही रास्ता चुना है इफ्रिया। अब से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होंगे, और याद रखना, मैं ही तुम्हारा असली मालिक हूं। उसकी बातें सुनकर इफ्रिया के होंठ कांपते हैं, पर वह विरोध नहीं करती। उसकी निगाहें अब लिन पर ठहर गई थीं, जैसे उसने अपने दिल की सारी कशिश उसी को सौंप दी हो। लिन उसे संभालते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, चलो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से कुछ तैयार किया है। अब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी दुनिया का असली मतलब क्या है। वह उसे एक गर्म पानी से भरे कक्ष में ले जाता है। भाप हवा में फैल रही थी। लिन ने धीरे से उसका चेहरा छुआ और कोमल स्वर में कहा, देखना, अब मैं तुम्हें वैसा सम्मान दूंगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इफ्रिया की आंखों से आंसू बहते हैं, पर इस बार वे डर के नहीं, किसी नए एहसास के थे। इफ्रिया को पहली बार लंबे समय बाद शांति और देखभाल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि हाल ही में कैसे उसे लगातार यातनाएं दी गई थीं, जिससे वह टूट चुकी थी और मौत के करीब पहुंच गई थी। लीन उसके चेहरे की ओर देखते हुए हल्की शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब समय आ गया है कि मेरा असली प्लान शुरू किया जाए। वह आगे झुककर कहता है, इफ्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी स्किल होली लाइट केज मेरे सामने इस्तेमाल करो। इफ्रिया अचानक उलझन में पड़ गई। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। होली लाइट केज? मास्टर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिन ने बिना जवाब दिए एक पुरानी किताब उसकी ओर बढ़ाई। मोटे कवर वाली वह मैजिक बुक खास तौर पर एल्फ से हासिल की गई थी। इस बीच इफ्रिया को नए कपड़े भी दिए गए, क्योंकि पुराने अब पूरी तरह फट चुके थे। वह संकोच के साथ किताब खोलती है। जैसे ही वह प्रार्थना मंत्र पढ़ना शुरू करती है, सोने जैसी चमकदार रोशनी कमरे को जगमगाने लगती है। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन श्रद्धा भी। धीरे धीरे रोशनी गहरी होती गई और उसके चारों ओर होली लाइट केज आकार लेने लगा। लिन मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। कमाल है इफ्रिया, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। फिर दोनों उस रोशनी से बने घेरे के अंदर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन तभी अंधेरे कोने में खड़ा लोडर अचानक उन्हें देख लेता है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे सामने कोई अकल्पनीय दृश्य हो। लिन चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान लाते हुए बोला, इफ्रिया, अब जब तुम पूरी तरह रिकवर हो चुकी हो, तो उस गॉब्लिन को अपने मैजिक से खत्म कर दो। और हां, अपने जादू से मेरी बॉडी को भी रिस्टोर कर दो। जल्दी करो। वह बार बार उसे उकसा रहा था। फिर लोडर की ओर देखते हुए लिन व्यंग्य से हंसा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इफ्रिया अब पूरी तरह मेरे अधीन हो चुकी है। यह सुनकर लोडर गुस्से से कांप उठा। उसने गरजते हुए कहा, यह असंभव है। होली ऑर्डर की लीडर की बेटी कभी भी किसी गॉब्लिन के कंट्रोल में नहीं आ सकती। यह नामुमकिन है। लेकिन उसकी बातों का जवाब इफ्रिया ने ही दे दिया। वह अचानक घुटनों के बल झुक गई और एक पालतू की तरह लिन के पैरों से लिपट गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह शर्माते हुए बोली, ऑफ कोर्स मास्टर, मैंने अपनी हर चीज, यहां तक कि अपना शरीर भी आपको समर्पित कर दिया है। यह सुनकर लोडर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सख्त हो गया। कुछ क्षण वह वहीं जमे खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसकी हंसी फूट पड़ी, पहले हल्की, फिर पागलों जैसी तेज। वह पागलपन भरी आवाज में चिल्लाया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है गॉब्लिन्स पर अब कितनी भयानक मुसीबत आने वाली है।
तुम्हारा पूरा कबीला तबाह कर दिया जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ एक कारण से है, ह्यूमंस के हाथों मारे जाने के लिए। और याद रखना, होली चर्च तुम्हें पूरी तरह वाइप आउट कर देगा। यह भविष्य लिखा जा चुका है। उसकी हंसी पूरे कक्ष में गूंजने लगी, मानो पागलपन ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। लिन मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इफ्रिया का ऐसा रूप भी देख पाऊंगा, लेकिन यह नजारा अद्भुत है। और इससे भी बढ़कर लोडर ने मुझे अनजाने में एक बेहद अहम जानकारी दे दी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, लोडर, तुम्हें इसके लिए इनाम जरूर मिलेगा। फिर उसने अपने गॉब्लिन योद्धाओं को आदेश दिया, सुनो, इसे जरा भी आराम मत करने देना। इसका ख्याल तुम सब संभाल लोगे। साथ ही गॉब्लिन उत्साह से जवाब देता है, बॉस, निश्चिंत रहिए, इसे हम मजे से व्यस्त रखेंगे। लिन की आंखों में शैतानी चमक उभरी। वह इफ्रिया की ओर मुड़ा और बोला, चलो, अब असली खेल शुरू करने का समय आ गया है। हमें ब्लड फैंग ट्राइब से हिसाब चुकता करना है। इफ्रिया चुपचाप उसकी बात मानते हुए साथ चल पड़ी। नए वस्त्रों में वह और भी अधिक आकर्षक दिख रही थी। सीन बदलता है। अब कैमरा ब्लड फैंग ट्राइब के किले पर फोकस करता है। एक भारी आवाज गूंजती है जब एक योद्धा सिंहासन पर बैठे अपने नेता को रिपोर्ट करता है, लीडर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लाल आंखों वाला ट्राइब लीडर धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। उसकी उपस्थिति पूरे हॉल पर हावी हो जाती है। वह गर्जना करता है, बहुत अच्छा, अब वक्त आ गया है साउथ ट्राइब को पूरी तरह मिटा देने का। लिन और उसके लोग हमारी तलवारों के नीचे कुचल दिए जाएंगे। ब्लड फैंग लीडर अपने अनुयायियों को भड़काते हुए गरजा, हम उन एल्व्स और ह्यूमंस को जिन्हें कैद कर रखा है अच्छी तरह मजा चखाएंगे। तो बताओ, सब तैयार हो? उसकी बात पर पूरी सभा गूंज उठी। बॉस, आप सबसे जबरदस्त हैं, आपके जैसा कोई नहीं। जयकारों से माहौल अचानक जोश से भर चुका था। अचानक एक मोटा सा गॉब्लिन भागता हुआ आया, हांफते हुए बोला, बॉस, बाहर कोई दूसरा गॉब्लिन आया है। वो कह रहा है कि उसे आपसे बात करनी है। लीडर की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सा बेवकूफ गॉब्लिन है जो मुझसे मिलने की हिम्मत कर रहा है? और तभी दरवाजे की ओर सबकी नजर गई। छायाओं से एक आकृति उभरी। लिन। उसकी चाल धीमी लेकिन दबदबे वाली थी। चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में आग। लीडर ने तिरस्कार से थूक फेंका और बोला, तू एक लो लेवल गॉब्लिन, क्या लेने आया है यहां? जिंदगी से खेलना है? लिन बिल्कुल शांत मगर धारदार आवाज में बोला, ब्लड फैंग लीडर, मैं जानता हूं कि तू हीरो क्लास गॉब्लिन है। तेरा दिमाग इंसानों जितना नहीं मगर बाकी सबसे ऊपर है, इसलिए मैं तुझसे सीधे बात करने आया हूं। सारे गॉब्लिन्स फुसफुसाने लगे। लीडर ने तंज कसा, क्या तू गूंगा है या बस अपनी मौत ढूंढ रहा है? लिन और नजदीक आया, होंठों पर ठंडी मुस्कान लिए, नहीं, मैं बस दूसरों से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूं। उसने चारों तरफ देखा, फिर अपने शरीर से लाल आभा रेड ऑरा फैलाते हुए गरजा, अब बकवास काफी हो गई। मैं साउथ ट्राइब का लीडर हूं और मुझे चाहिए तुम्हारे लीडर का सिर। आभा से पूरा हॉल कांप उठा। लीन की आंखें चमक उठीं जब उसने आगे कहा, तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला, मेरे आगे झुको और अपनी वफादारी साबित करो। दूसरा, यहीं इसी पल मौत का स्वाद चखो। ब्लड फैंग लीडर दांत पीसते हुए हंसा, तू सच में सोचता है कि हमें डराकर जीतेगा? लिन की नजरें चारों तरफ घूमती हैं। हो ना हो, तुम ही लोग हो जिन्होंने एल्फ को कैद कर रखा है। उसने लीडर की तरफ ठंडी मुस्कान फेंकी। तुम्हारा जीन्स वाकई काबिले तारीफ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे कंट्रोल में आ जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ब्लड फैंग लीडर जोर से हंसा, तू एकदम गद्दा है। फिर अचानक उसने लिन का सर पकड़ लिया। उसके हाथों से नीली आभा, ब्लू ऑरा चमकने लगी। अपना मुंह बंद रख, वरना तेरी खोपड़ी यहीं तोड़ दूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू खुद चलकर मेरे पास आया। तुझे मारने के बाद तेरे पास के सारे एल्व्स और ह्यूमंस मेरे हो जाएंगे। उसके गुर्गे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ बॉस, इस कमीने का सिर यहीं कुचल डालो। उसका खून फर्श पर बिखर जाना चाहिए। लेकिन लिन एक ठंडी हंसी हंसता है, जैसा सोचा था, तुम लोगों से बातचीत करना सच में बेकार है। अचानक नीली आभा के बीच दर्द की चीख गूंज उठी। ब्लड फैंग लीडर का हाथ हवा में कटकर गिर चुका था
पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लिन ने बिना भाव बदले कहा, अगर मुझे तुझे जिंदा नहीं चाहिए होता तो ये बातचीत कभी होती ही नहीं। लीडर अपने कटा हुआ हाथ पकड़कर दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उसके सारे साथी डर से कांप उठे। ये कैसे हो सकता है? बॉस का हाथ। उनके चेहरों पर पहली बार डर साफ दिखने लगा। लिन की लाल आभा और भी तीव्र हो गई। अब पूरा माहौल डर और खामोशी से भर चुका था। ब्लड फैंग लीडर जमीन पर धड़ाम से गिरा पड़ा था। पूरा हाल दहशत से गूंज उठा। भीड़ से आवाजें आईं, इसे जान से मार दो, ये बचना नहीं चाहिए। एक और गॉब्लिन आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमारे बॉस का बदला लेना ही होगा। सब लोग तैयार हो जाओ, इसे खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले कि कोई हमला कर पाता, लिन ने अपने हाथ आसमान की ओर उठा दिए। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। सब बाहर आ जाओ। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अचानक वही गॉब्लिन जिसने हमला करने का आदेश दिया था, उसकी छाती में खंजर आर पार हो गया। वो खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हुआ? बाकी गॉब्लिन घबराहट में इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम्हें पता भी नहीं चला, हमने पहले ही तुम्हारे ट्राइब में घुसपैठ कर ली थी। ये लीन के सेकंड जनरेशन गॉब्लिन का था। वो धीरे धीरे विजिबल होने लगा। हमने साइलेंट स्टेप स्किल यूज किया था, तुम लोगों को भनक तक नहीं लगी। अब लीडर के ऑन ऑर्डर के हिसाब से तुम सबको मिटा देना होगा। लिन मुस्कुराया, सारे लोग बाहर आओ, किसी को मत छोड़ना। अगले ही पल जितने भी गॉब्लिन छिपे हुए थे वे सब एक एक करके विजिबल हो गए। पूरा हॉल किलिंग इंटेंट से भर गया। अटैक। और फिर शुरू हुई कत्लेआम की असली रात। लिन की ट्राइब के गॉब्लिन बिना कोई दया किए ब्लड फैंग ट्राइब पर टूट पड़े। तलवारें, खंजर, जादुई स्पेल, हर तरफ खून उड़ने लगा। चीखों से पूरा ट्राइब गूंज उठा। ब्लड फैंग लीडर अपने कटे हाथ को पकड़ते हुए हाँफ रहा था। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा अब डर साफ दिख रहा था। इतने सारे गॉब्लिन वॉरियर्स, ये सब पहले से छुपे थे। ये पूरा सेटअप इस कमीने का प्लान था। वो मन ही मन सोच रहा था। उसकी नजर सीधे लिन पर टिकी। ये पहले नेगोशिएट करने आया था ताकि हमारा गार्ड नीचे हो जाए और हम सबको खत्म करने का मौका मिल जाए। ये चालाकी से भरा हुआ है। वो अपने दांत पीसता है। फिलहाल मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे इस नरक से निकलना ही होगा। अचानक उसने जोर से दहाड़ मारी और सीधे लिन की तरफ झपटा। तू बच नहीं पाएगा, भागने से पहले तेरा सिर उड़ा दूंगा। उसका हमला भारी, तेज और घातक था, लेकिन लिन वहीं खड़ा रहा, एक ठंडी मुस्कान के साथ। इफिया, अब तुम्हारी बारी है, उन्हें असली ताकत दिखाओ। इफिया ने अपनी आंखें बंद की और तेज आवाज में मंत्र बोला, होली लाइट प्रिजन। अगले ही पल पूरा एरिया सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। चमक इतनी तेज थी कि सभी गॉब्लिन अपनी आंखें ढंकने लगे और फिर ब्लड फैंग लीडर एक अदृश्य शक्ति से जकड़ा गया। सोने जैसी चमकती सलाखें अचानक प्रकट हुईं और उसे चारों तरफ से घेर कर कैद कर लिया। वो तड़पते हुए दहाड़ा, ये क्या है? मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी पूरी ताकत भी इस पवित्र कैद को तोड़ नहीं पाई। इफिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मास्टर, प्रिजन तैयार है, अब ये कहीं नहीं जा सकता। लिन ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब ठंडी हत्या की चमक थी। भागने का टाइम खत्म, अब बारी है सज्जा की। ब्लड फैंग लीडर पिंजरे में तड़प रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? गॉब्लिन कभी भी लाइट एट्रीब्यूट मैजिक नहीं यूज कर सकते। ये तो नामुमकिन है। उसकी पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। ये उसके लिए ऐसा था जैसे किसी ने सारे नियम तोड़ दिए हों। इसी बीच इफिया धीरे धीरे लिन के पास आई और अपने पूरे शरीर से उसके पैरों को छूने लगी। उसकी आंखों में पागलपन और ब्लश साफ दिख रहा था। मास्टर, मैंने कर दिखाया। वो एक डॉगी की तरह उसके पैरों से लिपट गई। लिन हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरता है। गुड गर्ल, तुमने आज प्रूव कर दिया कि डार्क साइड ने तुम्हें कितना स्ट्रांग बना दिया है। अब जाओ, तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इफिया के चेहरे पर एक लस्ट फील्ड स्माइल आ गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसने एक हल्की सी सिसकार भरते हुए कहा, मास्टर,
उसकी सांसें भारी हो गईं और वो पूरी तरह लिन पर फोकस कर चुकी थी। लिन ने नजरें घुमाकर ब्लड फैंग लीडर की ओर देखा। अब उसके चारों तरफ बिजली जैसी सुनहरी चेनें लिपटी हुई थीं, जो हर सेकंड हल्की हल्की चिंगारियां छोड़ रही थीं। लीडर गुस्से से गुर्राया, तू एक नंबर का घटिया हरामी है गॉब्लिन। लिन ने ठंडी डेविलिश स्माइल दी। मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन अगर तू मेरे लिए ब्रीडिंग गॉब्लिन बन गया तो यकीन मान, ये तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। लीडर की आंखों में डर और गुस्से का मिक्सचर था। तू पागल है, मैं कभी भी तेरे लिए वो नहीं करूंगा। लिन धीरे धीरे उसके करीब आया। तेरे पास चॉइस नहीं है, तुझे तो सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए थे, सबमिट हो या मर जा। तूने पहले वाला चुना नहीं, अब मैं तुझे दूसरे ऑप्शन पर भेजूंगा। उसने अपनी उंगली से बिजली की चेन को टच किया और चैन और भी ज्यादा कसने लगी। लीडर दर्द से चीख उठा। पूरा ब्लड फैंग ट्राइब ये दृश्य देखकर पूरी तरह दहशत में आ गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका भविष्य क्या होने वाला है।